आम आदमी पार्टी में एक खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के मेन कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी, इवेंचुअली उनको कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। पार्टी के अंदर बहुत इमोशनल माहौल है। जितने ये वॉलंटियर्स हैं, आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जिसमें नेता कम वॉलंटियर्स ज़्यादा है। अगर वो वाकई में ही सच है जो कि कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि वो कट्टर ईमानदार है, तो जो देश की जनता को, जो दिल्ली की जनता को सफ़र करने पड़ा, क्या वो वापस आ जाएगा? आप उस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगे तभी आप परिवर्तन ला सकते हो। तो एक ईमानदार आदमी कल को करेज करेगा हिंदुस्तान में? कि एक ईमानदार आदमी सत्ता में ना आए, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये किया गया। यही चीज़ें होती हैं कि शिक्षा पे पैसा लगाएंगे, स्वास्थ्य पे लगाएंगे, रोजगार पे लगाएंगे, लेकिन वो सरकार दर सरकार वो मुद्दे चलते जा रहे हैं। लोगों के लिए सुविधाएं, लोग आज भी दर दर धक्के खा रहे हैं। दीपक जी, सरकार इवेंट मैनेजमेंट पे यकीन करे, पीआर ओनली। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया और हमारा खास शो एज ऑलवेज आप बहुत प्यार देते हैं। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। और निष्पक्ष इसलिए क्योंकि आज शायद समय की सबसे बड़ी ज़रूरत अगर आज है तो वह है पूरी न्यूट्रल और पूरी निष्पक्षता के साथ बात रखना और जनता के प्रतिनिधियों से सवाल पूछना, और वो भी पूरी निष्पक्षता के साथ। और यही काम, यही प्रयास आप सबकी दुआओं से, आप सबकी ताकत से हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि अपने निष्पक्ष इस शो के अंदर जो भी सवाल करें वो जनता की नुमाइंदगी करते हुए पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी प्रतिनिधि हमारे सामने हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनसे पूरी ईमानदारी से पूछे। तो आज इसी कड़ी में निष्पक्ष के हमारे साथ राष्ट्रीय पार्टी, जिसको ऑलरेडी दर्जा मिल चुका है, उनकी अगर हम बात करें तो उनके एक बहुत राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इस समय हर जगह पर पार्टी की बात बड़ी मुखरता से रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि आज वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक पर्सन के तौर पर बड़े बड़े चैनल्स पे, बड़ी जगह पर, बड़े मंचों के ऊपर पार्टी की बात को रखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उनकी हम पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले हम उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं। सो IIM अहमदाबाद, जो शायद देश का सबसे रेप्यूटेड संस्थान है, वहां से पढ़े हुए हैं। दुनिया भर के देशों में घूमे हैं, दुनिया भर के देशों में ट्रैवल किया है। यूनेस्को के लिए, एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के तौर पे काम किया है। UN के लिए पीस के लिए काम किया और जगह जगह पर देशों के अंदर जाकर उनके कल्चर को स्टडी किया, वहाँ के शिक्षण चीज़ों को स्टडी किया कि किस तरह से शिक्षा सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, मुहैया कराई जाती है अपने लोगों के लिए और देश के नागरिकों के लिए। पूरे देश भर में जाने के बाद, मल्टी टैलेंटेड आदमी है, पूरी दुनिया भर के अंदर जाने के बाद, वहाँ के कल्चर को, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सभी को स्टडी करने के बाद इवेंचुअली भारत में आकर फिर से, जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं भी चले जाएं लेकिन अंत में अपना घर ही आपको सबसे खूबसूरत लगता है और आपको सुकून अपने घर में ही आके मिलता है। तो शायद उसी जिसको कहते हैं उसी एक भाव के साथ वो वापस हिंदुस्तान आते हैं पूरी दुनिया भर में घूमने के बाद और दुनिया भर के अंदर बहुत सारे काम करने के बाद। एक यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक, और मैं कहूँगा कि शायद वो आज राजनीति की जरूर है, पार्टी में जरूर जुड़े, बट बेसिकली उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल, जिसको आप गुण कहते हैं, कैलिबर कहते हैं, ही इज नन अदर देन the national spokesperson निवान शर्मा। निवान जी, a very very warm welcome to channel for news India। और अच्छा लगता है यंग, एनर्जेटिक और डायनामिक लोगों को और स्मार्ट लोगों को देखकर, विद utmost ऑफ ऑनेस्टी और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखने की कोशिश, तो अच्छा लगता है देख के। निवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो निवान जी, इस समय आम आदमी पार्टी में एक खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के मेन कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी, इवेंचुअली उनको कोर्ट ने केस खारिज कर दिया और उनको बरी कर दिया गया उस केस से। क्या कहना चाहेंगे, क्या सेंटीमेंट्स हैं? और एक वो सेइंग है, कहते हैं बार बार, एक जब हम सुनते हैं कि हाउस द जोश इन आम आदमी पार्टी नाउ। वेरी हाई सर। एब्सोल्युटली। देखिए, इमोशनल माहौल है पार्टी के अंदर, बहुत इमोशनल माहौल है। जितने वॉलंटियर्स हैं, आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जिसमें नेता कम वॉलंटियर्स ज़्यादा है। वो सब लोग हैं जो अपनी अपनी लाइंस में बहुत सक्सेसफुल थे। कोई डॉक्टर था, कोई आर्टिस्ट था, कोई इंजीनियर था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई US में काम कर रहा था, कोई कहीं सर्व कर रहा था। सब लोग अरविंद जी के साथ जुड़े, एक ड्रीम के साथ जुड़े। और वो ड्रीम, जैसा अभी आपने बताया कि वो ड्रीम ये है कि देश में शिक्षा की बात हो, देश में स्वास्थ्य की बात हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। उस ड्रीम के साथ जो लोग जुड़े, जब कोई षड्यंत्र करके उस ड्रीम को खत्म करने की कोशिश करता है, इट्स नॉट अबाउट अ लीडर, इट्स अबाउट अ ड्रीम। जब एक ड्रीम को खत्म करने की साजिश होती है और इतने लंबे समय तक उसे खींचा जाता है, घर घर तक ये पहुंचा दिया जाता है कि ये जो नेता कहता है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये भ्रष्ट नेता है।
तो वो हम जैसे लोग जो अपना सब कुछ छोड़ के अरविंद जी के साथ में इस सपने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है, उनको बहुत डिसहार्टनिंग लगता है। और फिर जब एक कोर्ट जो है वो निर्णय देता है कि हाँ, जो आप सोच रहे हो वो ही सही है, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं और उनके ऊपर सारे जो पॉलिटिकल आरोप लगे वो गलत हैं, तो बहुत खुशी होती है। एक मन को बहुत उम्मीद दोबारा से जागती है, एक बहुत जो हमारा सपना जिसको हम लेके चल रहे हैं उसको बल मिलता है कि हाँ, देश में सबसे ऊपर संविधान है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल ताकत आ जाए, देश में कितना भी बड़ा नेता आ जाए, कितना भी ताकतवर नेता आ जाए, लेकिन हमारे देश के जुडिशरी के सामने, हमारे संविधान के सामने वो बौना है। वो हमारे देश की जुडिशरी और संविधान से ऊपर नहीं है। बहुत सुकून मिलता है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर से सारे आरोप खत्म होने की खुशी बहुत ज्यादा है, बयां नहीं कर सकते। लेकिन एक ये भी खुशी बहुत ज्यादा है कि जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस सपने के सामने जो ब्रेकर आया था वो भी ब्रेकर हट गया। अब हम और 4 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे और 4 गुना स्पीड से लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या राजनीति के लिए किसी को उठा के जेल में डाल देना सही है। क्या हम ऐसे देश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जहां पे कोई व्यक्ति अगर आपके सामने खड़े होकर आपसे सवाल उठा रहा है, आप उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे? आप कोर्ट की जजमेंट पढ़ लीजिए, हम उस पे आएंगे, अभी चर्चा डिटेल में करेंगे। बट आपको वो जजमेंट पढ़ के गर्व होगा हमारे संविधान पे, जो जज साहब ने उसमें लिखा है उस पे हमें गर्व होगा कि हमारा इतना इनक्रेडिबल संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, जिसके तहत अगर आप ईमानदार हैं तो आपके ऊपर अत्याचार हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा संविधान है वो आपको बचाएगा और बल देगा। लेकिन वो जो अत्याचार का जो, अगर जैसे आपने कहा कि भी कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, कट्टर ईमानदार बताया, बिल्कुल इसमें कोई अब तो वर्डिक्ट आ चुका है कोर्ट का, तो उसमें कोई देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड गेटिंग इनटू दैट। बट जो अत्याचार हुआ या जो भी इनजस्टिस हुआ, वो आप चाहे राजनीति से प्रेरित कह लीजिए कि राजनीति से प्रेरित ही जो आपका कहना है, लेकिन उस दौरान अगर वो वाकई में ही सच है जो कि कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि वो कट्टर ईमानदार है, तो जो देश की जनता को, जो दिल्ली की जनता को सफ़र करने पड़ा, क्या वो वापस आ जाएगा? वही एग्जैक्टली सर, आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली में शिक्षा मुफ्त दे रहा था, जिसने दिल्ली का बजट 2% से बढ़ाकर 20% कर दिया। अब सोचिए, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने अपनी इंटेंशन एब्सोल्युटली क्लियर रखी कि वी हैव टू वर्क ऑन एजुकेशन, वी हैव टू वर्क ऑन हेल्थ केयर, वी हैव टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें महिलाओं के लिए काम करना है। आप छोटे छोटे जो काम थे, जो लोगों के लिए केवल चुनावी काम नहीं थे, जिनसे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। एक महिला जो रजौरी गार्डन में रहती थी या नॉर्थ दिल्ली में रहती थी, वो साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में आके काम कर सकती थी, क्योंकि बस सर्विस फ्री थी, वो बंद हो गई। अब एक बच्चा जो वर्ल्ड क्लास स्कूल में जाता था एजुकेशन के लिए, प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आता था, वो फोकस ही नहीं है। एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया। तो जो व्यक्ति दिल्ली के लिए काम कर रहा था, दिल्ली को आगे बढ़ा रहा था, दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काम कर रहा था, 20,000 किलोमीटर की सड़कें और सीवर लाइन दिल्ली में उन जगहों पे डाला जहां 70 साल में नहीं डले, उसको षड्यंत्र करके अगर आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में डाल दिया, आपने डिप्टी सीएम को जेल में डाल दिया, आपने हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, दिल्ली के राज्यसभा सांसद को जेल में डाल दिया, पूरी मशीनरी को जेल में डाल दिया, उसके बाद आप दिल्ली में आके कह रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया और इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो दिल्ली ने सफर किया, आप अपने षड्यंत्र करने में सक्सेसफुल रहे। बात ये नहीं है आपकी जीत हुई, लेकिन आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लोकतंत्र में आपकी हार निश्चित है। क्योंकि आप साम दाम दंड भेद वाले रास्ते पे चल तो रहे हैं, लेकिन उसमें जनता कहीं नहीं है, उसमें देश कहीं नहीं है, उसमें केवल आप और आपकी सत्ता की हवस है, नथिंग एल्स। You are just working for your political gains. You are not working for people. और जो लोग हमारे देश में रह के सत्ता की हवस के लिए आगे चल रहे हैं, उनका अंत बहुत बुरा होगा और निश्चित है। मैं आपकी बात से बड़ी गंभीर एक चिंतन कर रहा हूँ निवान जी। आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि भाई आज एक ईमानदार आदमी, जैसा कि कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद उनको पूरा एक तरह के कोर्ट की तरफ से एक मैंडेट मिल ही गया कि भैया इसमें सारे बेसलेस आधार थे। एक ईमानदार आदमी कल को राजनीति करने का सोचेगा, क्या वो राजनीति कर पाएगा? ये देखकर कि कोई भी आदमी आज राजनीति में जाता है तो जो भी लोग हैं, जिस तरह के एलिगेशन लगे, जो भी तंत्र प्रचंड जो भी यूज़ किया गया, वो करेज कैसे कर पाएगा अगर वो उसके अंदर देश को सर्व करने का जज्बा है और वो पॉलिटिक्स या राजनीति को माध्यम चुनता है कि मैं इस माध्यम से जाके, क्योंकि आपको समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी न किसी अधिकार क्षेत्र के दायरे में होना होगा।
आप उस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगे तभी आप परिवर्तन ला सकते हो। आप बैठकर हम और आप अगर कहीं पर मान लीजिए मैं कुछ भी बड़े भाषण देता हूँ, उससे परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन तब आएगा जब मेरे पास उस कलम की ताकत है जो उस चीज़ को चेंज या अमेंड कर सकती है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो एक ईमानदार आदमी कल को करेज करेगा हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली यही हम कह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी सत्ता में ना आए, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये किया गया। ये सबके लिए सबक था कि अगर तुम ईमानदारी की बात करोगे, ज्यादा ज्ञान बांटोगे, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करोगे, देश को सुधारने की बात करोगे, यही हाल होगा जो तो अंदर केजरीवाल जाओगे, का हुआ। तो अंदर जाओगे। क्लियर मैसेज था ये। आज हमारे देश के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने खड़े होके ये कहा कि मैं सत्ता में घुस के सत्ता को सही करने का काम करूंगा। आपने कभी ऐसा पहले सुना? ये 80-80 साल पुरानी पार्टियां हैं, उनका बेटा उनका नेता, उसका बेटा अगला नेता, उसका बेटा अगला नेता। एक व्यक्ति खड़ा होके एक पार्टी बनाता है, दिल्ली में पहली बार में सरकार बना देता है, दूसरी बार फिर सरकार बनाता है, फिर पंजाब में सरकार बना देता है, फिर गोवा में जाके चैलेंज कर देता है, फिर गुजरात में जाके चैलेंज कर देता है, राष्ट्रीय पार्टी बन जाता है। एक व्यक्ति 10 साल में हमारे देश में आपने कभी ऐसा देखा? आप सोचिए कि बीजेपी के मन में इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा कि अगर ये 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं तो ये 20 साल में देश में सरकार बना सकते हैं। अब यू कैन नॉट डिनाई इट। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि मेरे जैसे, मैं एक बहुत छोटा पार्ट हूं, पार्टी का स्मॉलेस्ट पार्ट, मेरे से 10 गुना टैलेंटेड लोग हमारे साथ जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोग देश को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग देश को चेंज करना चाहते हैं। एंड ये हमारे जैसे लोगों के लिए मैसेज था, जो लोग व्हाइट कॉलर लोग, जो लोग पढ़े लिखे लोग, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी पढ़ाई में लगा दी, अंडरस्टैंडिंग में लगा दी, लर्निंग में लगा दी, विदेशों में जाके सीखा और अब आके अपने देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। उनको डायरेक्ट मैसेज था कि अगर ज्यादा हवा में आओगे, ज्यादा उड़ोगे, ज्यादा राजनीति करने की कोशिश करोगे तो यही हाल होगा जो इनका हुआ। क्लियर मैसेज है। आम आदमी क्यों आएगा सत्ता में जो अपने 2 रोटी के स्ट्रगल में लगा हुआ उसको है? तो लग रहा है कि मेरी तो दौड़ ही सिर्फ परिवार को, मेरा परिवार बढ़िया चल जाए, अच्छे बच्चे पढ़ जाए, काम करते हैं, मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं मुझे तो। लोगों की एक्सपेक्टेशंस खत्म हो चुकी हैं सरकार से। लोगों को अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके पूछेंगे कि सरकार का मतलब क्या है, सरकार का काम क्या है, पीपल विल से नथिंग, हर 5 साल में वोट मांगना शायद, या ये बता देना कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे या हम ये करेंगे, या सरकार का काम क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है। हमारे देश का 1 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा एजुकेशन पे खर्च होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है आप बताइए? देश के सरकारी स्कूल कहाँ है ही नहीं। आप ना बिजली होगी वहां, ना बेंचेस होंगे, तो वो लाखों करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? हर साल अलॉट होता है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अभी बीजेपी के कुछ बड़े दिग्गज नेताओं का भी इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी हम सरकार के पास सबसे ज़्यादा समृद्ध संसाधन है, ना पैसे की कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना फंड्स की कमी है। और ख़ास तौर पे अगर हरियाणा की बात करें तो मैंने कहा जी स्टेट के अंदर आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आज भी 7,500 गांव हैं हरियाणा के अंदर और इतने सरकारी स्कूल हैं, आप जाके देख लीजिए, सरकारी स्कूल के अंदर सरकारी मास्टर का बच्चा नहीं पढ़ता। और ये मैं कोट करके कह रहा हूँ एक स्टेटमेंट को। गुड़गांव के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर प्रदेश के 2 मंत्री उसमें शामिल थे, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा और उद्योग मंत्री राव नरवीर। और राव नरवीर ने इस बात को खुले मंच से स्वीकारा कि आज अगर कोई लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो कोई आदमी उसके साथ अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहेगा। ये हालत है, इस नज़र से सरकारी स्कूल के बच्चों को देखा जाता है। और सरकारी स्कूल के अंदर कमाल की बात है, वो मैंने उसके ऊपर मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया कि कम से कम एक मंत्री ने इतनी खुददारी तो दिखाई इस बात को एक्सेप्ट करने में कि आज हमारे को इस पे काम करने की ज़रूरत है, बातों से काम नहीं होगा। और उन्होंने उस प्रोग्राम के दौरान अगर 100 शिक्षक बैठे थे तो उनसे कहा था कि आप में से हाथ उठा के बैठाओ, आप में से किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। केवल एक शिक्षक ने हाथ उठाया। 99 सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मैंने बीजेपी के नेता को मैंने कहा जी आपके पास संसाधन की कमी नहीं है, साल दर साल सरकारें बदलती हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि क्या प्रदेश का कोई दिग्गज समर्थ मंत्री नेता सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट करा के ठीक होकर बाहर आ जाएगा? आप मानते हैं इस बात को? और सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या उसमें आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? तो उनके पास जवाब नहीं था। और शायद यही कारण है कि उनके पास जवाब नहीं था कि आज आपके पास सब कुछ होते हुए तो फिर राजनीति किस चीज़ की हो रही है। बिल्कुल। हमने दिल्ली में जब हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम, जब अरविंद जी दिल्ली में आए थे तो शिक्षा और स्वास्थ्य को हमने बेस माना था। स्कूल्स का काया कल्प कर दिया हमने। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल जाके देखिए,
उनके अंदर स्विमिंग पूल है, उसके अंदर वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज हैं। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम हमने किया क्योंकि वो सरकारी स्कूलों के ऊपर IIM से पढ़े लिखे लोग काम कर रहे थे। दे वांटेड टू चेंज। वी हैव मनी, हमारे देश में इतना पैसा है, जो आप ये जो छोटे छोटे देश हैं जितने मलेशिया, वियतनाम, ये वो जो इतना डेवलप हो गए हैं, हमारे देश में उनसे सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा है। बट वो कहाँ है? वो सिर्फ पेपर्स में है, वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होता। वी नीड पीपल जो हमारे देश का पैसा हमारे लोगों पे खर्च करें। वो अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए वो जेल में गए थे, इसीलिए उन्हें भ्रष्टाचारी बताया गया था। आप इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लीजिए कि हजारों करोड़ रुपए का लिखित में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SBI को 5 मिनट लगेंगे मुझे ये डेटा देने में। क्यों SBI डेटा नहीं दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सरकार नहीं देने दे रही थी। अल्टीमेटली कोर्ट को ऑर्डर करके लेना पड़ा, और उसमें क्या निकला? उसमें यह निकला कि जिन लोगों को टेंडर दिए गए उन लोगों से चंदा लिया गया व्हाइट में। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आज जिस पार्टी के पास एक ऑफिस भी नहीं था एक डिस्ट्रिक्ट में, आज उस पार्टी के पास हर एक छोटे से छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 स्टार ऑफिसेज हैं। कहां से आया वो पैसा? यू कैन बिल्ड ऑफिसेज फॉर योरसेल्फ, बट यू कैन नॉट बिल्ड स्कूल्स, यू कैन नॉट बिल्ड हॉस्पिटल्स। आज आप एम्स चले जाइए, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आसपास के 300 किलोमीटर के एरिया के लोग उस एक हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है 70 साल की आजादी के बाद। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जो लोग ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। आप सोचिए, हमारे पास लाखों करोड़ रुपए का बजट है, लाखों करोड़। हम सरकार में रहे हैं दीपक जी, आप यकीन नहीं करेंगे, लाखों करोड़ रुपए हर साल लैप्स हो जाते हैं, उनको यूज नहीं किया जाता। क्योंकि ये नेता लोग डराते हैं कि अगर आप पैसा लगाओगे भ्रष्टाचार में फंसा देंगे, इसलिए डर से लोग पैसा ही नहीं लगाते। सोचिए आप, ये हालत है हमारे देश की। कितने पैसे लगेंगे आपको एक स्कूल? अगर आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिसेंट हॉस्पिटल बना दें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 1 साल में जितना बजट है उतने पैसों में बन जाएगा। 70 साल हो गए, एक हॉस्पिटल नहीं बना। मैंने ये सवाल भी हरियाणा के एक मंत्री जी से किया था। मैंने कहा हरियाणा में 22 जिले हैं, साथ में अब अपना हांसी ऐड हो गया, तो मैंने कहा जी अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या एक मैक्स जैसा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का खड़ा नहीं किया जा सकता? क्या फंड्स नहीं है इतने? और पिछले 50 साल में सरकारें बदलती रही हैं, हर बार यही चीज़ें होती हैं कि शिक्षा पे पैसा लगाएंगे, स्वास्थ्य पे लगाएंगे, रोजगार पे लगाएंगे, लेकिन वो सरकार दर सरकार वो मुद्दे चलते जा रहे हैं। लोगों के लिए सुविधाएं, लोग आज भी दर दर धक्के खा रहे हैं। दीपक जी, सरकार इवेंट मैनेजमेंट पे यकीन करी, PR ओनली। आज इजीएस्ट वे हो गया, आप यूट्यूब, लेकिन उनको लगता होगा शायद अगर सरकार बन रही है तो PR करना ज़्यादा बेटर है। देखिए सरकार तो बन ही रही है, इजीएस्ट वे है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है सरकार को क्या करना है। हमने एक एग्जांपल दिल्ली में दिया था, वो पंजाब पहुंच गया। उसके लिए तो कई आरोप लगे ना कि फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं। लेकिन और फ्रीबीज जो चुनाव से पहले 10,000 रुपए दे देना और फिर कोर्ट में खुद ही केस डलवा के उसको स्टॉप करवा देना, ये तो जनता को समझना पड़ेगा ना क्या फ्रीबीज है और क्या नहीं है। दुनिया के जितने डेवलप्ड नेशन है, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क इन दैम, दुनिया के जितने डेवलप्ड नेशन है दीपक जी, सब में शिक्षा फ्री है, सब में हेल्थ केयर फ्री है, सब में ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। क्यों है? वो डेवलप्ड कैसे बने? बिकॉज आपने जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं थी आपके बच्चों के लिए, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए नेसेसिटी है, आपने वो सुविधाएं उनको दे दी। उसके बाद वो अपना करियर खुद बना लेगा। इफ he'll get free education till 12th, he'll get best education till 12th, वो अपना करियर खुद बना लेगा। अगर उसको हेल्थ केयर की, मेरी फैमिली में कोई बीमार होगा तो मेरे पे नहीं पड़ेगा खर्चा, मेरा अगर पेरेंट है, एक माँ बाप है, उनके ऊपर ये टेंशन निकल जाएगी कि भगवान ना करे कभी मैं बीमार पड़ जाऊं, भगवान ना पड़े कभी मेरे घर पे हेल्थ की प्रॉब्लम आए, मुझे कुछ नहीं करना, सरकार संभाल लेगी, मुझे फोकस बच्चे पे रखना है। अगर ये सरकार टेंशन खत्म कर दे कि आपको यहां से वहां जाना है, आपको डेली 150 रुपए मेट्रो के खर्चने हैं, सरकार फ्री कर दे, योर ट्रांसपोर्टेशन इज फ्री, योर हेल्थ केयर इज फ्री, योर शिक्षा इज फ्री, अगर ये 3 चीज आप फ्री कर देते हैं तो वो अपना भविष्य खुद बना लेगा। उसके पास इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। सरकार नहीं करेगी ऐसा। अगर हर इंसान पढ़ लिख जाएगा तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर सब ये कहेंगे कि सरकार, दिल्ली की सरकार ने ये करके दिखाया, पंजाब के लोगों ने उसको माना, पंजाब में मौका दिया, पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं तो गुजरात के लोग मान रहे हैं, हमें वहां पे ऑपोजिशन में डाल दिया। वी गॉट 15% वोट इन गुजरात। ना हमें गुजरात का कभी राजनीति का पता, ना हमें कुछ पता। गोवा में 2 MLA हमारे बन गए, मध्य प्रदेश में हमारा मेयर बन गया, हम जम्मू कश्मीर के अंदर जाके एक MLA जीत गए।
ना हमारा वहां पे कोई बेस, ना हमें राजनीति पता। क्यों? क्योंकि लोगों की बुनियादों, हम लोगों का पैसा लोगों पे खर्च करने की बात करें। एक आपको टेक्निकल बात बताता हूं दीपक जी, बिकॉज वी हैव बीन इन गवर्नमेंट। सरकारें केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, आप 1 लाख रुपए का लोन 4% पे लेते हैं, आप उसको ऐसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे ना कि आप 4 से 8 कमाएं, ताकि आप लोन भी पे कर दें और इंटरेस्ट भी पे कर दें और 4% आप कमा लें। सरकारें 15% पे लोन ले रही हैं पैसा बाहर से, और उसको ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रही है जहां से 0.5% रिटर्न आ रहा है। 14.5% का डेट क्रिएट हो रहा है। डेट क्रिएट हो रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ रहा है हमारे देश के ऊपर। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा केवल इंटरेस्ट का है। क्लियरली वो लोग सरकार को चला रहे हैं जिनको सरकार चलानी नहीं आती है, जिनको बेसिक इकोनॉमी समझ नहीं आती है, जिनको अकाउंट समझ में नहीं आता है, या सब समझ में आता है आंखें बंद करके बैठे, क्योंकि वो पैसा अपने लोगों को ही जा रहा है। भरती रहेगी सरकार, अगली सरकार आएगी, आप सरकार में रहे, आपने अपने लोगों की जेबें भर दी, अगली सरकार आएगी वो देखेगी। क्लियरली दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पीपल। वंस वी नीड अ गवर्नमेंट। आप सिंगापुर का इतिहास में, सिंगापुर में बहुत डीपली काम किया एजुकेशन में। सिंगापुर का इतिहास देख लीजिए। सिंगापुर वाज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट नेशन इन द वर्ल्ड। एक लीडर आया वहां पे जिसने बोल दिया आज से नहीं होगा, आज से करप्शन नहीं होगी। आज सिंगापुर ने अपने एजुकेशन पे, अपने हेल्थ केयर पे, अपने लोगों में इन्वेस्ट करके सिंगापुर को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस बना दिया। दिस इज व्हाट वी नीड हियर। और वो कैपेबिलिटी है अरविंद केजरीवाल में। इसीलिए मेरे जैसे हजारों लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम लोगों हमारा एक ड्रीम है। हम दुनिया, लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, बड़े बड़े देशों में जाते हैं, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, वाओ फॉरेन कंट्री है, क्या रोड्स हैं, क्या ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे जैसे लोग देश से बाहर जाते हैं तो हम लोग रोते हैं कि ये इसका हमसे कम बजट है, और ये देखिए, और हमारा देखो लाखों करोड़ रुपए का हमारा बजट है, और हमारी हालत देखो। एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के बाहर निकलते ही आपको रियलिटी चेक मिल जाता है इंडिया का। यहाँ तो पहले आप गाड़ी लो तो पहले रजिस्ट्रेशन टैक्स पे करो उसका, फिर उसके बाद आपको टोल भी देना है। जब तक आप गाड़ी चलाते रहोगे आपको टोल्स भी देने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन फिर वो जो बोझ है वो आम आदमी पे ही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईवे से नीचे उतर के देखो। हाईवेज इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द स्मॉलेस्ट लेन इन द सिटी इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी लास्ट लेन है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके ऊपर जब तक आप काम नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ सकता। और क्लियरली इन सरकारों का फोकस नहीं है ये। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये सरकारें करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। अरविंद केजरीवाल ने करने की कोशिश की लेकिन उनको करने नहीं दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन अब बहुत बड़ा हमें वो मिला है, एक बहुत सुपर बूस्ट मिला है। ये जो कोर्ट ने जजमेंट दी है उससे ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है बीजेपी। दुनिया के सामने ये आ गया कि आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जब पहले कुछ कहा करते थे तो देश के प्रधानमंत्री की बात की वैल्यू होती थी, पूरे विश्व में वो बात जाती थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली चुनाव में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। देश के प्रधानमंत्री ने, तो मतलब देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी तथ्यों के बोल दिया, केवल राजनीति के लिए। अगर ये झूठ बोल सकते हैं तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। तो हम विश्व गुरु हैं, ये भी झूठ है फिर। आप बताइए ना, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात बताइए जो पिछले 10 साल में उन्होंने की हो और वो सच निकली हो। एक बात, टेल मी वन थिंग व्हाट ही हैज सेड एंड हैज बिकम ट्रू। लेकिन वो बहुत सारी बातें ऐसी भी कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सच नहीं निकली। जब वो राजनीति में आए थे तो बड़ी स्वस्थ, सरल, सटल राजनीति की बात करते थे, धरातल से जुड़ी। लेकिन वो सारी बातें बदलती चली गई धीरे धीरे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हुए कि वो कहते थे कि आम आदमी हूँ, मुझे 2 कमरे के मकान की ज़रूरत है, मुझे बड़े कोठी की ज़रूरत नहीं है, शीश महल भी उन्होंने बनवाया, मुझे बड़े लाभ लश्कर की ज़रूरत नहीं है, वो भी उन्होंने, उसका भी सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करी। एक सबसे बड़ी बात, वो शुरू में जब आए थे तो वो सबसे ज़्यादा आरोप लगाते थे कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार के। तो जिस पार्टी के खिलाफ आपने बिगुल बजाया और जिस पार्टी के खिलाफ आपने एजेंडा लेकर उतरे थे कि इन्होंने देश को लूटा है, आप उन्हीं के साथ इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गए। ऐसा क्यों? तब उन्होंने वो सिद्धांत क्यों नहीं रखे अपने? पहले तो 2 सवाल हैं इसमें। एक तो आम आदमी, अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर थे। वो बहुत बड़े अफसर थे। अगर उनको पैसा कमाना होता तो इनकम टैक्स कमिश्नर से ऊपर कोई पोस्ट है ही नहीं, इजीली कमा लो। लेकिन मुख्यमंत्री तो उससे बड़ा ही होता ना। तब तो नहीं पता था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अफसर ज्यादा था। नहीं, देखिए, जब वो इनकम टैक्स से उन्होंने रिजाइन किया तब तो ना आम आदमी पार्टी थी ना 20 कार्यकर्ता थे।
तब तो उन्होंने झुग्गियों में काम करना शुरू किया, इनकम टैक्स के पद को छोड़ के। उनकी जर्नी समझने की जरूरत है। उनको नहीं पता था कि मैं अब अगले 4 साल में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। किसको पता है कौन आज पार्षद बनने में लोगों की उम्र बीत जाती है, पूरी जिंदगी तैयारी करते हैं तब जाके कहीं पार्षद बन पाते हैं। एक पहली बार 1 साल के अंदर पार्टी बन गई, 1 साल के अंदर 28 विधायक जीत गए। लेकिन बीजेपी की तो एक बात मानोगे, वहां तो पार्षद से पहली बार विधायक बनो मुख्यमंत्री बना देते हैं। रेखा गुप्ता जी आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहली बार विधायक बनी। मैं वही आपसे कह रहा हूं, अपने दम पे किसी इंसान को पार्टी बनाना, 28 विधायकों को जिताना, मुख्यमंत्री बन जाना, ये मेरे सामने एक भी इतिहास नहीं है देश में, एक भी नहीं है। क्या परसोना रहा होगा उस बंदे का, क्या इंपैक्ट रहा होगा दिल्ली पे। और जहां तक शीश महल की बात है, शीश महल ये लोग जैसे शराब घोटाला है वैसे शीश महल है। वो तो क्यों शीश महल के लिए कोर्ट नहीं जाते ये लोग? कोर्ट में जाएं, केस डालें, उनको पता है यही हाल होगा। दे जस्ट वांटेड टू गेन पॉलिटिकली, दिल्ली चुनाव जीतना था बस। आज वो शीश महल कहाँ है? आप तो बहुत वो क्रिटिक पत्रकार हैं, आप तो वहां जाके धज्जियां उड़ा देंगे। आपको लेके जाएं वहां, अंदर जाके दिखाएं सोने का कमोड, अंदर जाके दिखाएं स्विमिंग पूल। नहीं, बट सोने के कमोड की बात नहीं, बात तो ये था कि भाई जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे तो एक सिंपल राजनीति करनी है और एक आम आदमी की तरह करना है, तो आम आदमी को फिर इतने लाभ लश्कर वाले बंगलों की भी क्या जरूरत है? वो आम आदमी अरविंद केजरीवाल का बंगलो नहीं है, वो सरकारी बंगलो है। और इनके पैसा तो सरकारी फंड से ही लगा होगा उस पे सारा। अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाया, पीडब्ल्यूडी ने लगाया। आप सोचिए, जिस दिल्ली में हजारों फाइलें एलजी रोके रखते हैं, एक हमारा काम नहीं करते, वहां पे जो ये बंगला बन रहा था उसकी फाइलें फटाफट क्लियर हो। मुझे लगता है ये भी एक इतिहास में एक अपवाद होगा कि पंजाब और दिल्ली के अंदर जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वहां एलजी के साथ जरूर भिड़ंत रही, गवर्नर के साथ। भिड़ंत क्यों नहीं रहेगी? अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई भी पर्सन एक संवैधानिक पद पे बैठा होगा, भिड़ंत होगी। और अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो किसी के सामने झुकता नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने 15 दिन एलजी के घर में धरना देके फाइल क्लियर कराई थी। 15 दिन उनके घर में वहीं पर सोफे पर सोए। मुख्यमंत्री फाइल क्लियर हुई ना, 15 दिन पहले कर देते। बीजेपी का जो ये झूठ है, ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं इसीलिए सच लगता है। प्रधानमंत्री के लेवल पे अगर कोई झूठ बोलेगा तो वो जनता सच समझेगी। लेकिन इस कोर्ट की जजमेंट को पढ़िए आप, ये कोर्ट की जजमेंट बताती है कि किस तरह से बीजेपी ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति के साथ 6 महीने जेल डाल दिया। 6 महीने जेल डाल दिया। आप सोचिए उनके फैमिली पे क्या बीती होगी। 6 महीने से उनका शुगर 50 से कम हो गया था, उनको ट्रीटमेंट नहीं लेने दिया जा रहा था। आज इन सब चीजों को डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए। मनीष सिसोदिया जी को 2 साल तक जेल में रखा, सत्येंद्र जैन जी को 2 साल तक जेल में रखा। आज केस खत्म हो गए। उनकी फैमिली ने जो टॉर्चर सहा वो कौन वापस करेगा? उनके बच्चों ने जो टॉर्चर सहा वो कौन वापस मेंटल ट्रॉमा उनको कौन वापस करेगा? वो जो जेल के अंदर टॉर्चर सहा वो कौन वापस करेगा? जेल की वीडियो लीक कर देते थे इन लोगों की। आप सोचिए किस हद तक ये लोग क्रिमिनली मोटिवेटेड लोग हैं जो ये साजिशें करते थे। आज उस कोर्ट की जजमेंट में वो सब मेंशन्ड है। आज एक कोर्ट की जजमेंट में एक सीबीआई के आईओ के ऊपर इंक्वायरी की मांग कर देना, इसको छोटा, ये ऐतिहासिक निर्णय है। क्या कभी इतिहास में आपने पहले ऐसा सुना कि किसी कोर्ट, सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई के अफसर के ऊपर जांच बिठा दी कि तुम्हारा ये प्योरली मोटिवेटेड था और तुमने जो भी तथ्य और दूसरा केस तो छोड़ दो, ये ट्रायल योग्य भी नहीं है। ये जजमेंट है। तो किस तरह से आपने षड्यंत्र करके एक ईमानदार आदमी को और उसके परिवार को परेशान किया, आपने दिल्ली की जनता को परेशान किया और अब आप खुद आके बैठ गए। आपने स्कूल के बजट कम कर दिया, हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आपने वो बंद कर दिए। हमने बस मार्शल्स लगाए थे, आपने उनको हटा दिया। हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर हॉस्पिटल्स में बैठाए थे लोगों की सुविधा के लिए, आपने उनको हटा दिया। आपने दिल्ली में एक नौकरी तो नहीं दी, नहीं, आपने हजारों लोगों को आते ही हटा दिया। आप सोचिए, तो ये तो छीनी हुई सत्ता हो गई ना। अब रेखा गुप्ता को आप कह रहे हैं कि ग्राउंड से लाके मुख्यमंत्री बना दिया। जनता ने नहीं बनाया रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री, आपने ये छीना है। और इसकी अगर आप टेक्निकलिटी में जानना चाहो कि इन्होंने दिल्ली का चुनाव कैसे चुराया है, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूं। दे हैव स्टोलन दिल्ली इलेक्शन। इन्होंने, इनके कार्यकर्ताओं ने पेपर पे अपने लेटर हेड पे लिख के 10-10 हजार लोगों के नाम दिए कटवाने के लिए और चुनाव आयोग ने काट दिए। कोई प्रोसेस फॉलो नहीं।
आप किस गलियों में चले जाओ, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे आम आदमी पार्टी का सपोर्टर रहता है, यहाँ पे बीजेपी का सपोर्टर रहता है। जितने आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे आपने उनके नाम लिख के दे दिए इलेक्शन कमीशन को कि ये यहाँ रहते ही नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन ने वहां जाके चेक किया कि यहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते? आपने काट दिए। आपने अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए मल्टी लेयर साजिश करी है बीजेपी ने, मल्टी लेयर। शराब घोटाला, झूठ, वोट चोरी, उसके बाद आपने जो है वहां पे साड़ियां बांटनी शुरू कर दी, 2-2 हजार रुपए बांटने शुरू कर दिए, जबरदस्ती लोगों से वोट। मैं एक सीधा सवाल इसमें निवान जी लेना चाहूँगा। मैं आपकी सारी बातें मान ली कि चलिए, और वो जिस तरह से आप बोल भी रहे हैं कि चलिए वोट चोरी हुआ, हालांकि दूसरी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत पोथा भी दिया उन्होंने, उनको 6 महीने लगे क्योंकि उनको मैनुअली सारा कंसोलिडेट करना पड़ा डेटा। अगर ये सारा तंत्र मैनेज किया हुआ है, अगर वोट काटे गए, वोट चोरी किए गए, पैसे दिए गए, सारे आरोप मान लिए, देश की राजनीति दुरुस्त कैसे होगी? सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा? जनता जाग भी गई, आपका कहना मान लेते हैं कि जनता को जागना पड़ेगा, जनता को वोट करना पड़ेगा, बट अगर सिस्टम मैनिपुलेटेड है, जनता क्या करेगी? वन साइडेड हराना पड़ेगा। दिल्ली में इतना षड्यंत्र करने के बाद दीपक जी 2% वोट से जीते हैं। डिफरेंस बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी इज जस्ट 2%। इतना षड्यंत्र करने के बाद आपको मैं ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, कोई मीडिया नहीं बताएगी आपको। ये हमने भुगता। 500 वोटों से हारे हमारे कैंडिडेट्स। 600 मनीष सिसोदिया जी कुछ 300 के डिफरेंस से हारे हैं। 300 वोट मैनिपुलेट करना कितना मुश्किल है। आप 300 लोगों को वोट मत करने दो, कितना मुश्किल है बीजेपी की जिसके पास पूरा तंत्र है। वन साइडेड लोग जब तक इनको नहीं हराएंगे ये, और एसआईआर की बात कर रहे हो, इलीगल है एसआईआर, टेक्निकली इज नॉट पॉसिबल। केवल और केवल हमारी देश में संविधान, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि अगर उसको एसआईआर करनी है तो पार्लियामेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक एसआईआर नहीं होगी। अगर चुनाव आयोग को किसी एक छोटे से एरिया की भी, मान लीजिए आप नोएडा में है, अगर चुनाव आयोग को नोएडा की एसआईआर करानी है ना, तो चुनाव आयोग को लिखत में देना पड़ेगा सरकार को कि मैं यहां पे एसआईआर क्यों कराना चाहता हूं। इट इज इलीगल। आज तक चुनाव आयोग का एक भी मुझे आप ऐसा वो दिखा दीजिए नोटिफिकेशन जहां पे चुनाव आयोग ने लिख के दिया हो कि ये रीजंस हैं हम एसआईआर कराना चाहते हैं। अपनी मर्जी से लगे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है इनको कानून से। जिसका मन चाहता है हटा देते हैं, जिसका मन चाहता है ऐड कर देते हैं। ट्रेनों में भर भर के ले जाके लोगों को वोट करवा रहे हैं। एक दिल्ली में ये जो अब मंत्री बन गए हैं, इनकी कोठी पे लोकसभा चुनाव में 4 वोट रजिस्टर्ड थे। विधानसभा चुनाव आते आते वो 4 से 30 हो गए। कहां से आ गए और 26 लोग? कौन है वो लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी में रह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब धड़ल्ले से कुछ भी कर रहे हैं। और वो कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो 24 घंटे जो है वो महामानव महामानव दिखाते रहते हैं। आप दिखाते रहो, लेकिन अल्टीमेटली जो है आपको लोगों को कभी तो समझ आएगा, कभी तो समझ आएगा लोगों को कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारी गलियां टूटी हुई हैं, हमारे सड़कें टूटी हुई हैं, ना पानी आ रहा है ना बिजली आ रही है। हमने फ्री बिजली कर रखी थी दिल्ली में, अब बिजली के रेट 3 गुना बढ़ गए हैं। प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये लोग बिजली को, हम फ्री दे रहे थे। लोगों को कभी तो समझ आएगा। अब जब लोगों को समझ, अब आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में चुनाव करा लो, आप ये 10 सीट जीत के दिखा दें। इतना षड्यंत्र करने के बाद, इतना ये सब करने के बाद, इतना अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने, पूरी मिनिस्ट्री को जेल में डालने के बाद, हम लोगों को चैनल्स पे जाके जब हम लोग को बोलते थे, हमें धमकाते थे ये लोग, नोटिस भेजेंगे। इतना इस लेवल तक मैनेज करने के बाद में 2% वोट से जीते हैं दिल्ली में। ये जीत है, ये जीत नहीं है। आज ये दिल्ली का चुनाव रिग्ड था, दिल्ली का चुनाव इन लोगों ने चुराया है। और दिल्ली के चुनाव को अगर आज ये करा लें तो 10 क्या 1 सीट भी नहीं जीत सकते दिल्ली में। बट आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन तंत्र तो आज उनके पास है ना, चाहे मैनिपुलेट करके आपके हिसाब से मैनिपुलेट किया हुआ है, बट सारा तंत्र तो उनके पास है ना। एंड दैट इज द अल्टीमेट थिंग कि उनके पास अथॉरिटी है सारी। आप बैठे बोलते रहे लेकिन होगा कुछ भी नहीं उससे। डेमोक्रेसी में रहते हैं दीपक जी हम। लेकिन बीजेपी तो बोलती है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उनका जनाधार इतना स्ट्रांग है, एक तरफा मैंडेट कैसे आ जाएगा पब्लिक का? उनकी जनाधार, उनका अंग्रेज भी ये कहते थे कि इंडियंस मान लो हमें, वी आर माई लॉर्ड्स, मान लो। अंग्रेज भी ये कहते थे। अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। लोग कम थे ना अंग्रेज के, और वो हिंदुस्तानियों को जोड़ के ही उनके थ्रू राज कर रहे थे। उनकी तो पॉपुलेशन भी तो ये है, एजेंसीज जो लोग बीजेपी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर वर्किंग अगेंस्ट नेशन। इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर।
अल्टीमेटली लोग समझ रहे हैं, तभी लिए लोग नेशनल मीडिया छोड़ के आपका चैनल ज्यादा देखते हैं, जहां पे उनको निष्पक्ष दिखता है। क्यों YouTube has become bigger mode of communication than national channels? Because people want to see the truth, and people know that they are not telling the truth. आपकी व्यूअरशिप आज शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा इसीलिए है क्योंकि लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं, लोग जानते हैं, लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एंड 10 12 15 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता सर, कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता। छोटे छोटे जितने हमारे पास्ट में आप देख लीजिए, बड़े बड़े राजाओं ने रूल किया 10 12 15 साल के, उनको कोई याद नहीं रखता। दिस इज अ फेज। जिसने भी हमारे देश में खुद को संविधान से ऊपर समझा है, वी आर अ डीपली डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग कोई तानाशाह देश नहीं है जिसके पास पास्ट में तानाशाह का एक्सपीरियंस भी रहा हो। वी आर अ डीप रूटेड डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर आप तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी आप 400 पार से 230 पे आए हैं। जनता ने बिठाया आपको, आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये मीडिया ने हाइप बनाई है कि ये एब्सोल्यूट पावर है, महामानव, विश्व गुरु। लोगों ने तो रियलिटी दिखाई थी ना 400 से 230। नेक्स्ट टाइम पीपल कैन गिव 230 से 130 ऑल्सो। डोंट अंडरमाइन पीपल्स अथॉरिटी इन इंडिया। पीपल आर मोस्ट सुप्रीम इन इंडिया। अनडाउटेडली मुझे लगता है कि जनता से ऊपर तो कोई भी नहीं, जनता सर्वोपरि है। अरविंद केजरीवाल जी जब डिसीजन आया, बरी हुए, जब बाहर आए, तो जो आपने शुरू में बात कही थी कि बड़ा सुकून मिला है, हमें बूस्ट मिला है, शायद वो सुकून अरविंद केजरीवाल जी की आंखों से बह निकला। वो सुकून ही कि जो ट्रॉमा, जो इनजस्टिस उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ हुआ, जब वो कोर्ट का डिसीजन आया तो वही आंखों के रास्ते से बाहर आया कि मैं सच्चा था, और अब कोर्ट ने भी कह दिया कि तुम सच्चे हो। दीपक जी, आपने अगर अपनी पूरी जिंदगी में एक पैसे का भ्रष्टाचार ना किया हो, एक अपनी जिंदगी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जियो, कि कोई इंसान खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि दीपक जी ने एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, और कोई आप पे, क्योंकि वो आपसे जलता है, क्योंकि वो आपके काम से जलता है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलैरिटी से जलता है, वो खड़ा हो और वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये बोले कि ये भ्रष्टाचारी है। हजारों करोड़ रुपए जब लगेंगे तो लोग मानेंगे। और एक दिन आप अकेले खड़े हो, आपके पास हजारों करोड़ नहीं है उसको बीट करने के लिए, आप अकेले लड़ते रहो उससे 5 साल तक, आप जेल में रहो, आपकी इंसुलिन बंद कर दी जाए, आपके फैमिली को टॉर्चर किया जाए, आपको बार बार ये बोला जाए कि घुटने टेक दे, और आप नहीं झुको, अड़े रहो, और एक दिन कोर्ट का जब जजमेंट आए, वो क्या फीलिंग होगी आप महसूस कर लीजिए। वो जब उन्होंने कहा ना मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, वो मैं कनेक्ट कर सकता था, क्योंकि मैं जब वो जेल में थे तो हम लोग जब हमारी ब्रीफिंग होती थी, हम लोग डिस्कशंस करते थे, तो हम देखते थे कि हम क्या किसके थ्रू गुजर रहे हैं। आतिशी जैसे लोग, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग, सौरभ भारद्वाज जैसे लोग, जो यूएस में एक मल्टी नेशनल कंपनी में इतने सीनियर पद पे थे, इतने सीनियर, संदीप पाठक जैसे लोग जो साइंटिस्ट हैं, मनीष जी तो अंदर ही थे, जितने लोग बाहर थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको पता ही नहीं था इससे कैसे डील करना है, लोग चोर कह रहे हैं, लोग भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। वी हैव नॉट डन एनीथिंग। हमने 1 रुपया नहीं कमाया, हम सरकार से सैलरी तक नहीं लेते, हम वॉलंटरली कर रहे हैं, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, हम डोनेट कर रहे हैं, और हमें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं लोग। तो वो जो फील थी वो हम ही समझ सकते थे, और अब जो कोर्ट का जजमेंट आया, जो फील है, जो सुकून है, वो हम ही फील कर सकते हैं, और वो शायद हम जनता तक पहुंचाने में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता तक पहुंचे, कि व्हाट वी हैव बीन थ्रू, वी हैव बीन फाइटिंग फॉर पीपल, वी हैव बीन फाइटिंग फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फेम मत दो, हमें कोई नाम मत दो, हमें केवल हमारे देश के स्कूल, अस्पताल, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन सही करने दो, हम करके दिखाएंगे आपको। गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। इतना इमेंस टैलेंट है दीपक जी हमारे देश में, इमेंस टैलेंट। एजुकेटेड लोग हमारा देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो दे हैव गिवन अप। वो कह रहे हैं कि यहां पे पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, कभी भी कहीं पर तोड़फोड़ हो जाएगी, कभी भी कहीं बुलडोजर चल जाएगा, कभी भी कहीं कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी कर दी इन लोगों ने देश में। एक ही सड़क को पेपर पे 5 बार बना देते हैं और सड़क सच में टूटी रहती है। हजारों करोड़ रुपए पेपर पे खर्च हो जाता है, बच्चों के स्कूल जाने के लिए रिक्शे पलट जाते हैं, ट्रॉली पे डिलीवरी करनी पड़ती है महिलाओं को, टॉर्च लाइट में डिलीवरी करनी पड़ती है, और उस अस्पताल पे कितना करोड़ों रुपए खर्च कर रहा होगा आप चेक कर लो, जहां पे बल्ब नहीं है डिलीवरी कराने के लिए।
हु इज गोइंग टू चेंज दैट अगर हम सब बाहर जाके बैठ जाएंगे अपने लिए? कौन बदलेगा? ये जनता को समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें बदलाव चाहिए तो उन लोगों के पीछे खड़े होइए जो इस बदलाव की बात करते हैं। अपने भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है नेवर एंडिंग, जो चुनाव दर चुनाव, छोटे चुनाव हो, पार्षद के हों, कॉरपोरेशन के हों, या विधानसभा के या राष्ट्रीय चुनाव हो, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा हमेशा से रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, और बरी होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके परिवार के सारे वीडियोज़ आए, और लोगों की बहुत सहानुभूति भी है कि भाई एक आदमी को जब कोर्ट ने बरी कर दिया है तो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। हालांकि हाई कोर्ट में गए, सीबीआई उसके बाद हाई कोर्ट में अपील करेगी, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उनको बरी किया है। मैंने आपसे जो पिछले सवाल में एक सवाल लिया था कि उनकी बात, क्योंकि अब कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो उस पर तो कुछ बोला नहीं जा सकता, जिस पार्टी के लिए आप शुरू से बोलते आए कि वो भ्रष्टाचारी है, आपने सोनिया गांधी जी के लिए बोला, अब राहुल गांधी के लिए बोला, आपने रॉबर्ट वाड्रा के लिए बोला, और अभी आने के बाद उन्होंने फिर बोला कि जेल कौन गया? अरविंद केजरीवाल। जेल कौन गया? मनीष सिसोदिया। क्या सोनिया गांधी जेल गई? क्या प्रियंका वाड्रा जेल गई? रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी जेल गए? जब वो जानते थे, और शुरू से जिस दिन से उनकी पार्टी बनी आम आदमी, उस दिन से उनका एक था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी, और उनके तरह तरह के आरोप, तरह तरह के बयान रहे। ऐसा क्या कारण रहा? तो लोग इसलिए आरोप लगाते हैं, तो फिर इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति की। इंडिया अलायंस का हिस्सा क्यों बने? साफ बोल देते ना कि नहीं लगूंगा, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, अलग रहना मंजूर है, अकेले खड़ा होना मंजूर है, इनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। तब इंडिया अलायंस का हिस्सा क्यों होते? तब हाथ उठा के मंचों के ऊपर समाज इन सारों के साथ खड़े होकर क्यों अगेंस्ट चुनाव लड़ा था? देखिए, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ क्या हुआ। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग थे, क्योंकि कांग्रेस के समय पे आप याद कीजिए 2G घोटाला, इतने सारे कोल घोटाला, बड़े बड़े घोटाले थे। हमने घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई। बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी ने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, झूठ। बीजेपी ने कहा हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, झूठ। बीजेपी ने ये कहा कि हम आपको जो है वो एजुकेशन पे फोकस करेंगे, आज तक एजुकेशन बजट 2% है देश का। बीजेपी ने कहा हम अस्पताल बनाएंगे, आज तक सारे अस्पताल टूटे हैं। बीजेपी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों को 2 साल सड़कों पे बिठाया। बीजेपी ने कहा कि हम जो है वो आपके हर सर पे छत देंगे, एक भी छत दी तो अब बताओ। जब हमने, और दूसरा, इनके नेता चुनाव से पहले क्या कहते थे? अब की बार 400 पार। इनके एक नेता ने कहा कि अगले 25 साल तक तो कोई विपक्षी आ ही नहीं सकता सत्ता में। इनके नेताओं ने कहा कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। और जिस तरह से इन लोगों ने झूठे आरोप शराब घोटाले के हमारे ऊपर लगाने लगे, झूठे आरोप, क्योंकि कोर्ट ने आपको बताया, हमें तो पता ही था ना। अरविंद केजरीवाल जी को तो पता ही था कि मैंने कुछ नहीं किया। जब बीजेपी का ये रवैया देखा हमने कि ये हमें उठा उठा के जेल में डाल रही है, इट्स क्लियर कि पहले अरविंद जी को डालेंगे, सक्सेसफुल, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। फिर ममता जी को डाल देंगे, फिर स्टैलिन साहब को डाल देंगे, फिर हर मुख्यमंत्री जो इनके खिलाफ है उसको जेल में डाल देंगे कि अब इस्तीफा दो और साबित करते रहो आप कि आप ईमानदार हो। इस सिचुएशन में ओनली वे टू रिमूव बीजेपी फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज टू गेट इनटू इंडिया अलायंस, नंबर 1। दूसरा, फिर इंडिया अलायंस छोड़ क्यों दिया? जब हम इंडिया अलायंस में थे तो हमें यह समझ में आया कि कांग्रेस की नीयत बीजेपी को हराने की है ही नहीं। उसके आपको मैं स्पष्ट सबूत देता हूं। वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो बी टीम है बीजेपी की, और कांग्रेस बोलती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब मैं आपके सामने सबूत दे देता हूं कि क्यों कांग्रेस और बीजेपी, हमें ये रियलाइज हुआ कि आर वर्किंग फॉर ईच अदर। गुजरात के अंदर 2 सीट थी जहां पे बाई इलेक्शंस थे। एक सीट पे उनका एमएलए था, एक सीट पे हमारा एमएलए था, दोनों पे बाई इलेक्शन। तो कांग्रेस ने हमें अप्रोच किया कि सिंस वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, एक जगह आप लड़ लो, अपना कैंडिडेट मत, हम नहीं देंगे अपना कैंडिडेट। एक जगह हम लड़ेंगे, आप अपना कैंडिडेट, आप अपना विड्रॉ कर लेना या मत खड़ा करना। अलायंस का मतलब यही है। कांग्रेस का चुनाव पहले हुआ, हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि हम अलायंस के पार्ट हैं, हमने नहीं दिया। हमने अलायंस का वो करा कि नहीं ठीक है बीजेपी को हराना। कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ी, हमारे बिना लड़ी, हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस वहां चुनाव हार गई, बीजेपी जीत गई। फिर आया हमारा चुनाव, पहले ही बात हो चुकी थी, हमने नॉमिनेशन भर दिया, हमने प्रचार शुरू कर दिया, नॉमिनेशन से एक दिन पहले कांग्रेस ने भी भर दिया और ताकत से चुनाव लड़ने लगे, पूरी ताकत। इन्होंने कैंडिडेट जो जातीय समीकरण और जो समीकरण के हिसाब से ऐसा कैंडिडेट रखा जो हमारे वोट काटे। और उसके बाद जो है सब कुछ करने के बाद
बीजेपी को पूरी कोशिश जितवाने के बाद हमारा कैंडिडेट जीत गया गुजरात में, उनका हार गया बिना हमारे कैंडिडेट के, सिंगल फाइट 1-on-1 विद बीजेपी, और हमारा जीत गया त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से भी। अब बताइए, आप कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं? अगेन एंड अगेन कांग्रेस ने यही किया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी ताकत लगाई, ये नहीं सोच के कि दिल्ली में बीजेपी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम भुगत रहे थे तानाशाही। राहुल गांधी ने हमारे किसी कैंडिडेट के लिए प्रमोशन नहीं किया, क्यों? तो जब हमने ये रियलाइज किया अगेन एंड अगेन, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ, जब हमने ये रियलाइज किया कि कांग्रेस इज वर्किंग फॉर बीजेपी, तो हमने निर्णय लिया कि हम अकेले लड़ेंगे चाहे जितना समय लगे। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, वी टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हमने कोशिश करी, लेकिन देन वी रियलाइज कि बीजेपी एंड कांग्रेस आर वन। पॉलिटिशियन बनने की कोशिश की, पॉलिटिशियन बनने के लिए बीजेपी कैसे हराया जाए बीजेपी को, हमने समझा। क्यों ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ नहीं किया? क्योंकि ममता दीदी ये चीज समझती हैं। अब बिहार में आपने डोमिनेट किया तेजस्वी यादव को, आप मीटिंग्स के लिए तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाते थे, उसका समय खराब करते थे, आपने उसको डोमिनेट किया, आपने अपनी मर्जी से सीट वहां पे अलॉट करी। कितनी सीटें जीते आप वहां? एक सीट, एआईएमआईएम से बराबर। दिस इज व्हाट कांग्रेस इज, एक सीट, और आप कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं। आप सोचिए, कांग्रेस जो है वो बीजेपी को वॉक ओवर दे रही है पूरे देश में, लगातार दे रही है। इन्होंने पंजाब में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, क्यों? इन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक और देता हूं, मैं सारे आपको तथ्यों पे बात कर रहा हूं जी, क्योंकि ये मीडिया आपको तथ्य नहीं देती। दिल्ली के अंदर हम 10 साल से सरकार में हैं, 10 साल से। बीजेपी दिल्ली में सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, एमसीडी में 25 साल से। हमें चंदा मिला 1 करोड़ रुपए, हमें। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 25 साल से वहां पे, जिसका सबसे बड़ा कार्टर है दिल्ली में, 30% के आसपास फिक्स वोटर है, उसको चंदा मिला 1.5 करोड़। कांग्रेस जो शून्य है, 15 साल से जीरो, ना एमसीडी में ना एक नेता बचा कांग्रेस का दिल्ली में, उसको पता है कितना चंदा मिला? आप आइडिया लगाइए कितना मिलना चाहिए था? 42 करोड़ रुपए। कहां से आया वो 42 करोड़ रुपए? आपने चुनाव के अंदर जो है वो आपने धड़ल्ले से खर्च किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करने के लिए। कहां से आया वो पैसा? कांग्रेस के पास तो है नहीं दिल्ली में पैसा। कैश का चंदा, 42 करोड़ रुपए कैश का चंदा मिला कांग्रेस को, ताकि वो प्रचार में खर्च कर सके। किसने दिया? बीजेपी ने दिया। कांग्रेस से प्रचार कराया, डिवाइड कराया। ये जो आरोप हम पे लगाते हैं वो सारे विद सबूत आरोप इनके ऊपर हैं। ये टीम है बीजेपी की। मैं आपसे तथ्यों की बात, क्योंकि आप तथ्यों की बात करें तो मैं भी कुछ तथ्यों की बात करता हूं। मैंने भी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का साक्षात्कार किया था, तो मैंने उनसे पूछा था ये बात। मैंने कहा जी, आप पे भी आरोप लगते हैं, हरियाणा के अंदर भी चुनाव हुए हाल में, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, सबने आरोप लगाया कि हुड्डा कांग्रेस जो है मिलकर वो बी टीम बनकर बीजेपी की काम करती रही और बैकडोर से बीजेपी को जितवा दिया। तो उन्होंने साफ ये कहा, कहता जी बीजेपी की बी टीम बनने का काम तो किया आम आदमी पार्टी ने। मैं कहा जी किस तरह से बीजेपी ने आम पार्टी? तो कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। मार्च 2024 में अरविंद जी को जेल होती है, उसके बाद उनकी कई बेल्स रिजेक्ट होती हैं, तो एक शायद जून में उनको हुआ था, और अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे, सितंबर में केजरीवाल जी बाहर थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोटों का अंतर रहा हरियाणा के अंदर, क्योंकि 47 सीटें रही भारतीय जनता पार्टी की और 37 सीटें हैं कांग्रेस की, जो वोटों का अंतर रहा प्रपोर्शन का, वो 0.9% वोटों का अंतर रहा। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके थे क्योंकि उनको बेल मिल चुकी थी, और आम आदमी पार्टी जो कि लोकसभा के अंदर इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, जहां पर कुरुक्षेत्र में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी लड़े थे और 9 पर कांग्रेस लड़ी थी, जबकि उनके 5 या 6 कैंडिडेट कांग्रेस के लोकसभा से जीते थे हरियाणा से। अब बात करते हैं इस परसेंटेज की, तो 1.8% वोट आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मिलते हैं विधानसभा के अंदर। तो उनका सीधा सीधा आरोप था कि जो ये 0.9% वोट हमारे का डेफिसिट है
बीजेपी और कांग्रेस में, वो वोट काटने का काम ही बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ने किया। और वो इसलिए किया क्योंकि उनको बेल इसलिए ग्रांट की गई थी कि हरियाणा के चुनाव में जाओ, हमारी मदद करो, कांग्रेस के वोट काटो, क्योंकि आप इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, तो जो वोट कटने चाहिए वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के कटने थे। तो ये साठगांठ करके इसलिए उन्होंने कहा कि क्लियर तौर पे एविडेंट है कि अगर आज देश के अंदर बीजेपी की बी टीम का कोई काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उनको केजरीवाल को जेल से बाहर लाना था। अच्छा दीपक जी, पिछली बार क्यों हारे फिर? पिछली बार तो नहीं लड़े हम हरियाणा में ना, तब तो सिचुएशन, तब तो दूसरी बार 30 साल से गुजरात में क्यों नहीं हरा पा रहे बीजेपी को? वहां तो हम नहीं लड़े 30 साल से। लेकिन वो बात इस तथ्य की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने आरोप लगाया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मदद की आम बीजेपी की और आम आदमी पार्टी को हराने की। तब उन्होंने इस बात के तथ्य पेश किए कि बीजेपी की बी टीम तो, और मैंने तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी रख दिया। और मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं तो बल्कि चाहता कि वो आंकड़े प्रस्तुत भी करते कि ये देखिए जिनकी ट्रांजैक्शन था। और मैं बल्कि जनता तो आज ये नहीं समझ पा रही कि भैया एक बार पक्का फैसला कर लो यार, बी टीम आखिर है कौन? भाई ए टीम तो सबको पता लग गया बीजेपी है, अब उसके साथ बीजेपी की बी टीम मैं बता देता हूँ आज मैं आपके सामने रख हाँ, मतलब एक बार पक्का तय कर लेते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। हाँ, एक तो गुजरात का, कैसे बीजेपी को जिताने का काम किया। हाँ, दूसरा दिल्ली का 42 करोड़ रुपए का चंदा कैश कैसे आ गया कांग्रेस के पास, उसकी डिटेल्स दे दें। वो उन्हीं 42 करोड़ से वो चुनाव लड़ी वहां। दूसरा, हमारा कोई ट्रांजेक्शन दिखाएं कि हमने लिया हो कोई चंदा ऐसा। एक चीज, एक ये हो गया। दूसरा ये कि 30 साल से गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा पा रही। अभी वो कह रही है कि हमारा गुजरात चुनाव है ताकि ये वहां जाएं और बीजेपी को फायदा मिले। तो 30 साल से तो हम नहीं है, आप नहीं हरा पा रहे तो हमें वहां जाना पड़ रहा है। वहां पे जनता ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, हरियाणा की जनता ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है क्योंकि आप नहीं हरा पा रहे। कांग्रेस के जितने कैंडिडेट्स हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो इंडिविजुअल लड़े, उनका परसेंटेज भी निकाल लो। जहां इन्होंने नए नए कैंडिडेट्स को दिया टिकट, वहां पे जो पुराने कांग्रेसी लड़े हैं वहां आप उनकी परसेंटेज निकालो, वो भी तो उतनी उस परसेंटेज से ज्यादा है। लेकिन एक आम आदमी पार्टी में देखियो, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा थे लोकसभा चुनाव में। आरोप ये भी लगता है कि क्योंकि आपकी जो सीटों की सहमति थी 90 में से शायद 25 या 26 या 27 सीटें, जितनी भी सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही थी, वो सहमति नहीं बनी। तो निश्चित तौर पे भी आप कांग्रेस पार्टी के साथ ही सहमति बनाते, शायद हो सकता है आपकी इकट्ठी सरकार बन जाती। लेकिन अब वो कारण क्या रहा कि हुड्डा जी अपनी सीटें ज्यादा चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, या आम आदमी पार्टी ने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो भी कारण रहा हो। लेकिन सीधा तौर पर क्योंकि आप लोगों का सीटों का आवंटन सही नहीं हुआ, तो मन में इस बात की कटुता और थी। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लाना था, तो बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग करी कि भी अरविंद जी बाहर कैसे आएंगे। तो सीधा एक आ गया कि वहां पर हमारी मदद करो। तो इसका मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के हाथ में है कि किसको बाहर लाना है, किसको अंदर रखना। मतलब आरोप तो ये लगते हैं ना, लगते हैं कि भाई तो इसका मतलब इनके अंदर बैकडोर से सेटिंग हुई है। इसका मतलब कि कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी के हाथ में है किसको बाहर लाना है, किसको अंदर रखना है, इनके हिसाब से चलें। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी आज तक बाहर है नेशनल? लेकिन उनके आरोप सिद्ध नहीं हुए। ओपन एंड शट केस है ना। आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं अगले दिन जिसको जेल में डलवाने वाला था, मोदी जी ने फोन करके रुकवाया। एंड ही इज अ वेरी सीनियर बीजेपी पर्सन। मोदी जी ने फोन करके रुकवाया कि राहुल गांधी को जेल में मत डालो। इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर लीजिए। लेकिन अगर कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी के मामले में बिल्कुल ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से फैसला दे सकती है, तो राहुल गांधी के मामले में क्यों नहीं? उसमें इन्फ्लुएंस की क्या जरूरत है? मैं तो कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूं, हम तो कोर्ट पे वो कर ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोर्ट वहां पे तो स्टैंड ले सकती थी कि अंदर जाएंगे, क्योंकि जो नहीं, अगर कंप्लेनेंट ही कंप्लेंट वापस ले लेगा, खत्म हो गया ना। जिसने चार्ज लगाया है वो कहेगा कि नहीं मैं गलत था या मैं वापस ले रहा हूं, तो आपका वो हो गया। आप नेशनल हेराल्ड केस को फॉलो कर लीजिए। आज तक क्यों कांग्रेस का कोई नेता अंदर नहीं गया, एक भी नेता? और दूसरा, जब हमारा देश ऑपरेशन सिंदूर में जीत रहा है, जब वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है, तब वहां पे कौन सा नेता ये बोलेगा कि बताओ हमारे कितने जहाज गिरे? जब हमारे वर्ल्ड ग्लोबल एआई समिट चल रहा है, आप वहां पे तो राजनीति से ऊपर उठ के आपको काम करना है ना, क्योंकि हमारे देश की बाहर इमेज जा रही है। हम एआई समिट के पक्ष में थे, हम अपने इंजीनियर्स को प्रमोट कर रहे थे, हम अपने मशीन डेवलपर्स को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वी आर एजुकेटेड पीपल, वी नो इनको प्रमोट करना जरूरी है। ये आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के ये यूथ कांग्रेस के वहां जाके कपड़े उतार रहे हैं। लेकिन वो कल्चर भी तो बीजेपी ने दिखाया ना। वो भी तो इससे अगर बीजेपी ने ये दिखाया है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि बीजेपी के जैसे ही वो बीजेपी ने कंडेम किया
कि इनके जो बेलगाम, मोदी जी का स्टेटमेंट आई उन्होंने मंचों के माध्यम कि बेलगाम जो ये लोग, इन्होंने देश की छवि खराब की है अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर, तो फिर तुरंत कांग्रेस पार्टी के जो सारा सोशल मीडिया विंग है उन्होंने सारे वीडियोज निकाल दिए कि अर्धनग्न अवस्था में, उन्होंने तो ऊपर के कपड़े तक उतार दिए थे, जो हरियाणा के सारे नेताओं के वीडियोज वायरल कर दिए। मैं आपसे ये देखिए, मैं यही कह रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज व्हाट वी नीड टू चेंज। पॉलिटिक्स हमारे देश में करिए, चुनावों के वक्त करिए, 2400 घंटे पॉलिटिकल मोड में मत रहिए। जब आप एक बार पॉलिटिक्स, लेकिन बीजेपी की तो बार बार स्टेटमेंट था हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। फिर कैसे काम होगा सर? क्योंकि वो रहते हैं ना, गृह मंत्री वो रहते हैं 24 घंटे 365 दिन चुनाव लड़ने में व्यस्त होगा तो पहलगाम होगा। आपको पता ही नहीं 200 किलोमीटर कहां से अंदर टेररिस्ट आ गए। अगर गृह मंत्री 365 दिन जो है वो आपका चुनावों में, रैलियों में व्यस्त होगा, तो फिर पठानकोट में 600 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया आपको पता ही नहीं लगेगा। आज तक पता लगा आपको? पूछिए, सवाल आप सोचिए, 600 किलो आरडीएक्स हमारे देश की सड़क पे आके हमारे जवानों को उड़ा गया, आपको पता ही नहीं कहां से आया। 200 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर आके आतंकवादी हमारे निर्दोष बच्चों को मार गए, उनका धर्म पूछ के, आपको पता ही नहीं कहां से आए। और प्रधानमंत्री जी जब वापस आए वो बिहार में रैली में चले गए। ये दुर्भाग्य है। दिस इज व्हाट नीड्स टू चेंज। एंड कांग्रेस और बीजेपी का रवैया इन सभी मामलों में सेम है, बिकॉज ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये गवर्नेंस पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी इज द ओनली पार्टी विच इज गवर्नेंस पार्टी। When we come to power, we stop politics and we focus on work. 5 साल बाद देखेंगे, अरविंद केजरीवाल इकलौता ऐसा नेता है जिसने सत्ता 5 साल काम करने के बाद चुनाव में जाने से ये पहले ये कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। आप देश का एक और नेता बता दो जिसने ऐसा कहा हो। ये तो चुनाव के बाद सीधा आके कह देते हैं जुमला था, ये तो जुमला था। एक भी काम इन लोगों ने नहीं किया और दिन रात लोगों को इस गंदी पॉलिटिक्स में उलझा के रखते हैं। People are fed up of this now. गिव अप कर दिया लोगों ने। आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे अपने यहाँ के एमपी को जिता रहे हैं, और यहाँ का एमपी जो है आपका वो 24 घंटे जो है वो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसको पता मेरे को वोट तो प्रधानमंत्री के नाम पे मिलेंगे, जो मर्जी कर लूं मैं। जब आप हायरार्की चेंज कर रहे हैं। हमारे देश की हायरार्की है कि सरपंच से प्रधानमंत्री बनता है, आप प्रधानमंत्री से सरपंच बनाने लगे। आपने सिस्टम उल्टा कर दिया। ये हमारा स्वराज, ये हमारी डेमोक्रेटिक। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना कि चाय वाला भी तो एक प्रधानमंत्री बना है ना, ये भी तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाय वाला प्रधानमंत्री बन के क्या कर रहा है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रोसेस इंपॉर्टेंट थोड़ी है सर, डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है। अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बोलता कि आज रात 8 बजे से भ्रष्टाचार खत्म। नोटबंदी इसीलिए की गई थी शायद। नोटबंदी, आपने नोटबंदी कर दी तो इसका मतलब हमें ये पद समझ में आया कि प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत है। ही कैन डू एनीथिंग। युवाओं ने आपको वोट दिया, युवाओं ने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी। बस एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का पावर नहीं थी, उनको एलजी के पास फाइल साइन करने 15 दिन लेटना पड़ा जाके। देखिए, यही ब्यूटी ऑफ आर, यही तो हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है, आप जब उस वक्त जब आपने नोटबंदी करी थी, आपसे कोई जवाबदेही मांगने वाला नहीं था। आपके पास एब्सोल्यूट पावर थी। हर सदन में, सारे स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट थी, सारे राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी थी, लोकसभा में आपकी मेजोरिटी थी। आप खड़े होते और आप बोलते कि आज रात से भ्रष्टाचार खत्म। ऊपर से लेके नीचे तक लोग कान खोल के सुन ले। अगर भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो सख्त से सख्त। लोग तो आज भी वेट कर रहे हैं कि वो विदेशों के अकाउंटों से धन आना था, वो आया नहीं, आएगा भी नहीं। लोग तो वेट कर रहे हैं। कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि शायद अब तो सुनने में आता ना कि वो तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में है, वो तो दूसरी कंट्रीज के अंदर अकाउंट है, वहां से हम करवा नहीं सकते। आप ये देख लीजिए ना, आप फॉरगेट कि आप बाहर से क्या आना है। हमारे देश के इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो तो हमारे देश में ही है पैसा। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, नथिंग। ऑन रिकॉर्ड देश का पहला भ्रष्टाचार जो कागजात पे है, जिसमें बैंक में पैसा गया है, नथिंग। आपने मेरे सरकार से 30,000 करोड़ का टेंडर लिया, उसके बदले में आपने 300 करोड़ बीजेपी को दिए। क्या है ये? व्हाट इज दिस? रिश्वत, भ्रष्टाचार। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि रियल मुद्दे, आप 24 घंटे टीवी देख लीजिए। आप जब अपने घर आते हैं, आप टीवी चलाते हैं कि यार देश में क्या हो रहा है देखें जरा, और टीवी पे 24 घंटे आपको ये दिखाया जाता है कि यहां पर ये हुड़दंग कर दिया, इस समुदाय ने ये कर दिया। 2 समुदाय के लोगों को टीवी चैनल पे बिठा देते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। यही आपका नैरेटिव बन गया है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। और जो गवर्नेंस की बात कर रहा था उसको जेल में डाल दिया, कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गवर्नेंस का। सो ये सैड रियलिटी, एंड इट्स हाई टाइम पीपल अंडरस्टैंड दिस। अगर वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े,
पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में लाइए। आप अपना पार्षद भी जब चुने तो आप उसकी क्वालिफिकेशन से लेकर लेकिन उसका सब देखें। लोग पूरी तरह कन्विंस होंगे कि पढ़े लिखे लोग जो राजनीति में आए थे वो तो जेल जा रहे हैं। हाँ, तो कन्विंस होंगे अब जब जेल से बाहर आए हैं तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जेल इसलिए गए थे क्योंकि ये काम कर रहे थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, क्योंकि ये IITN था, ये एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक बार जेल आने का रास्ता देख लिया तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि रास्ता तो हमेशा के लिए बंद नहीं होगा। देखिए जेल, क्योंकि आपकी पार्टी के हिसाब से तो ये तो पूरा का पूरा प्रायोजित था, पूरा का पूरा ये प्रायोजित और प्लान्ड था कि आरोप लगाएगा, और जिस तरह से भी जो भी सब किया गया तो ये रास्ता तो कभी बंद नहीं होगा, ये तो फिर दोबारा खुल सकता है कभी भी। अरविंद केजरीवाल के जेल से डिस्चार्ज होना, एक्विट नहीं, डिस्चार्ज, कोर्ट ने इसको केस चलाने योग्य भी नहीं समझा। लेकिन वो तो हाईकोर्ट में भी CBI दोबारा हाईकोर्ट में भी लेके जा रही है ना, क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो पूरी मोटा पुत्था दिया था एविडेंसेस का, और हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे तो ये दोबारा आपके लिए भी तो एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है अगर वहां कोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, केस एक्सेप्ट कर लिया तो। देखिए किस तरह से एक लाइन से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश होती है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने बेल करते हुए ये कहा था कि अभी तो हम बेल सुन रहे हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, अभी तो हम बेल सुन रहे हैं, ये मामला जब लोअर कोर्ट में जाएगा तो ये 2 मिनट नहीं टिकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और वही हुआ। 2 मिनट टिकना तो छोड़िए, शुरू ही नहीं हुआ। 2 मिनट टिकना भी बड़ी बात होगी। तो ये जो कर रहे हैं, ये उनको अपनी इज्जत बचानी, कुछ तो बोलेंगे। अब हाथ जोड़ के माफी तो मांगेंगे नहीं, वो गलती हुई है तो वो कुछ तो करेंगे, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे एविडेंसेस पूरे ना होने की वजह से ये केस खत्म हो गया। 100 सिम कार्ड थे, वो सिम कार्ड पूरे गायब कर दिए गए, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, अभी बहुत सारी स्टेटमेंट्स निकल गए। नहीं थे तो आपने बिना एविडेंस के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए कि उसमें दोषी नहीं थे तो शराब नीति जो उसको कैंसिल क्यों कर दिया, कैसे मूर्ख वापस क्यों ले लिया? कैसे मूर्ख बनाते हैं। पहली बात, अगर आपके पास एविडेंस नहीं था तो आज आप ये मान रहे हैं, आज मीडिया में आके मान रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारी मंत्रालय को जेल में डाल दिया बिना एविडेंस के। एक बात ये, दूसरी बात ये, दूसरी जो आपने बात कही कि आपने क्या, दूसरी बात क्या कही थी कि जो उनके सिम कार्ड वगैरह सारे जो एविडेंसेस थे, जो सिम कार्ड 100 के 100 पूरे के पूरे, उनकी डिटेल नहीं निकली तो बिना एविडेंस। और एक शराब नीति फिर वापस क्यों ली उन्होंने? हाँ, वापस क्यों ली? अगर उनको लगता था कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं थे, कमी नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था, तो वापस क्यों नहीं? चलते रहने देते। चलते रहने देते। एक बात तो ये कि बिना एविडेंस के आपने जेल में डाल दिया। दूसरा, शराब नीति वापस क्यों ली? कितना बड़ा झूठ। हमने नहीं ली वापस, LG ने ली। अरविंद केजरीवाल डिड नॉट हैव पावर टू साइन फाइल्स, LG डिड इट। किस तरह से इन्होंने गोलमोल जलेबी की तरह षड्यंत्र मचाया, आप सोचिए। शराब नीति वापस आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं ली थी, LG ने ली थी। LG के पास पावर थी फाइल्स की। और दूसरी बात, किसी भी नीति को अगर आपको हर साल रिन्यू करनी होती है, नीति हर साल रिन्यू होती है। किसी भी नीति को अगर आप नई नीति को रिन्यू नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पुरानी नीति लागू हो जाती है। कैसे आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं टेक्निकलिटीज में। आप कह रहे हैं टेक्निकल डिसीजन था। अरे भैया, टेक्निकल डिसीजन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था। अरविंद केजरीवाल से डर के आपने उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के जेल में डाला और कोर्ट से आपकी धुलाई हो गई। अब माफी मांग लो, देश से माफी मांग लो। नहीं मांगेंगे, क्योंकि कहां से झूठ शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री जी से झूठ शुरू हुआ था। कैसे माफी मांग ले? प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में आके कहा कि ये लोग शराब घोटाला और मैं दिल्ली की सारी चलती हुई स्कीम्स को चलने दूंगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। शराब घोटाला भी नहीं निकला, स्कीम्स भी बंद हो गई। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया आपने, बस मार्शल्स बंद कर दिया आपने, फ्री बस सर्विस बंद कर दी आपने। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च को 2500 रुपए दूंगा। आज तक नहीं मिला। दूसरी मार्च आ गई, 2 साल हो गए, वो भी झूठ निकला। होली दिवाली फ्री सिलेंडर दूंगा, झूठ। तो ये जो झूठ का सिलसिला है, ये 2014 से चल रहा है। इट्स हाई टाइम पीपल रियलाइज इट। ये बेंचमार्क डिसीजन है दीपक जी। इस डिसीजन में कोर्ट ने ये मोहर लगाई है कि देश के अंदर एक पार्टी जो है वो लगातार झूठ बोल रही है। समझ जाओ, हर बात झूठ बोल रही है और इनके झूठ का कोई अंत नहीं है। छोटी से लेकर बड़ी तक झूठ बोलते हैं। हमने यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा दी। क्या है ये? मतलब यूक्रेन रशिया वॉर हमारे मोदी जी के फोन पे रुक जाएगी? मतलब टिल व्हाट एक्सटेंड यू वांट टू ब्रेन वॉश पीपल?
हम विश्व गुरु बन गए। अरे विश्व गुरु बन गए तो आपके चेले भी होंगे। आप एक देश दुनिया में बताओ जो इस समय आपका चेला है। So just serving lies. बीजेपी की ये तो बात हो गई कि बीजेपी की तो आरोप है, आपकी पार्टी की भी एक नेता रही स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी पार्टी की छवि को लेकर बहुत कुछ लिए। मैं उनका एक वीडियो भी देख रहा था, वो क्योंकि स्कूल की और शिक्षा नीति की बात करते हो तो एक स्कूल के अंदर भी एक वीडियो बना रही थी कि ये देखिए जी स्कूल बनाया था, इसको इंटरनेशनल स्कूल बनाया था, दीवारों की हालत देख लीजिए, पुताई देख लीजिए, सारे प्लस्तर देख लीजिए, कितना भ्रष्टाचार हुआ। फिर वो कभी बोल देती है, खड़ी होकर बोल देती है कि जी पहले तो अरविंद केजरीवाल को तो लाव लश्कर की हालत पड़ गई है, उनको तो लैविशनेस चाहिए, तो भाई पहले तो दिल्ली में सब कुछ था, तो पहले वो दिल्ली का बेटे थे, आजकल वो पंजाब के पुत्र हो गए हैं। तो क्या कारण है? वो तो आपकी पार्टी की नेता रही है। ये कोर्ट से तो सबको जवाब मिल गया। नहीं, वो कोर्ट का वर्डिक्ट अलग, लेकिन वो तो आपकी पार्टी की। वो भी तो यही कह रहे थे ना कि शराब घोटाला हुआ, इसी वजह से मुझे खराब लगा या मैं। लेकिन आप उनसे पूछते नहीं कि जब तक आप पार्टी के अंदर थे तब तक सब ठीक था? देखिए हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इट्स नॉट अबाउट पीपल। दूसरी पार्टियों के लिए लीडर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लीडर्स। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ये सड़ी हुई पॉलिसीज हैं, जो सड़ा हुआ तंत्र है, जो सड़ा हुआ सिस्टम है, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। उसके लिए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने क्या कहा, बहुत लोग उसके अंदर जुड़ेंगे, बहुत लोग उसमें से अलग हो जाएंगे, उनकी पर्सनल चॉइस है। हमारा फोकस इज ऑलवेज डिलीवरी। और अरविंद जी के साथ में बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के लालच के लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग। 1 2 3 4 5 6 लोगों के जाने से और बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं। क्यों अरविंद केजरीवाल आज भी वही अरविंद केजरीवाल है जो वो आज से 10 साल पहले था, स्ट्रॉन्गर देन फॉरएवर, बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज बैक्ड बाय पीपल हु आर सेल्फलेस, आपकी बात से who just want to change and who know that only Arvind Kejriwal can change. आपकी बात से मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से पार्टी आज मजबूत हुई और मजबूत हुई है और इनसे लड़ने के लिए किस तरह तैयार है। नायक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, तो अंतिम सीन से पहले अमरीश पुरी अनिल कपूर से मिलने के लिए उनके कैबिन में जाते हैं और अनिल कपूर मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं। तो अनिल कपूर के सामने जाके बैठते हैं तो वो कहता है कि आज मैं, तुमने पूरे देश के अंदर, राजनीति के अंदर इतनी गंदगी फैला रखी है, तो तुम लोग मुझे काम नहीं करने दोगे, मैं चाहूंगा तो भी मुझे काम नहीं करने दोगे तुम लोग, तो मैंने यार डिसाइड किया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अनिल कपूर बोलते हैं। तो अमरीश पुरी एक सटारिकल लाफ्टर से बोलते हैं, कहते बेटा मैं 40 साल राजनीति की है, तुम्हारे जैसे लोगों की गुठलियां आम चूस कर फेंक चुका हूं मैं, तुम्हारे पास इस बंद कमरे में बैठा हूं तो सबको पता है कि मैं तुम्हारे पास अकेला आया हूं यहाँ मिलने के लिए, और मुझे 30 साल का तजुर्बा है। मुझे याद आ गया, वो कहता है कि मुझे 30 साल का राजनीति का तजुर्बा है। तो अनिल कपूर उस पर एक डायलॉग मारते हैं, कहता तुम्हारा 30 साल का अगर राजनीति का तजुर्बा है तो मुझे तुम्हारे से 1 साल लड़ते लड़ते 31 साल का तजुर्बा हो गया है। तो मैं अब समझ गया हूं कि तुमसे लड़ना कैसे है इस 1 साल के अंदर तुमसे लड़ते लड़ते। तो मुझे लगता है कि शायद मैं, मतलब इसको समअप करने से पहले कि अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, निवान शर्मा, पूरी टीम आम आदमी पार्टी इन द लीडरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल किस तरह से रीजुविनेट होकर तैयार करेगी, क्योंकि उन्होंने सारा देख लिया, क्या तंत्र था, कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, एक नई ऊर्जा, नव ऊर्जा का संचार आम आदमी पार्टी के अंदर है, जोश आई है, पंजाब का चुनाव आ रहा है, उत्तराखंड का चुनाव आ रहा है, बहुत सारी चीजें सामने आपके। अब क्या लगता है क्या रणनीति है, क्योंकि अब तक ये भी समझ में आ गया कि ऐसी चीजों से लड़ना कैसे है, तब तो नहीं पता था क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ काम करने की भावना थी जो आपने कहा। अब अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति, क्या पॉलिसी है कि भाई अब आगे के लिए ये करना है, काम तो करके देख लिया लेकिन काम करने के बाद भी उसमें भी रुकावट आ गई, अब इस चीज से कैसे लड़े? 31 साल का तजुर्बा हुआ कि नहीं हुआ अभी? तजुर्बा पूरा हो गया, लड़ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ये नेवर एंडिंग फाइट है। आप ये सोच लीजिए कि एक व्यक्ति जिसने अकेले पार्टी बनाई, जिसने दिल्ली में 3 बार सरकार बना दी, जिसने पंजाब में सरकार बना दी, जो गुजरात में जाके 15% वोट ले आया, जिसने गुजरात में 5 एमएलए बना दिए, जिसने गोवा में 2 एमएलए बना दिए, जिसमें देश भर में मेयर बना दिए, जिसने जम्मू कश्मीर में एमएलए बना दिए, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना दी, वो रुकने वाला तो नहीं है। उसके पीछे जनता है, ये रुकावटें लाएंगे लेकिन हम ईमानदारी से उन रुकावटों को पार करेंगे, क्योंकि हम नहीं फंस सकते। उसका कारण क्या है? हमारे लिए कोई सेल्फ इंटरेस्ट है ही नहीं। आप अरविंद केजरीवाल का क्या बिगाड़ लोगे? डरा ही तो सकते हो।
आपने झूठे आरोप लगा लिए, आपने जेल में डाल दिया, आपने सोचा अब डर जाएगा, अब डर जाएगा, अब डर जाएगा। वो नहीं होने वाला, मतलब बी टीम बन के काम नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं है। हम बीजेपी को हेड ऑन फेस करेंगे, हम लोगों के घर घर जाके ये बताएंगे कि किस तरह से आपको मूर्ख बनाने का काम कर रही है बीजेपी। और अब ये बहुत क्रूशियल टाइम है देश का, जब लोगों को समझना चाहिए कि लोगों के जिंदगी के 11 साल वेस्ट हो चुके हैं। 11 लेकिन साल अब आपके लिए तो बर्बाद। डबल चैलेंज है ना। पहले तो आप इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ थे क्योंकि आपको पता था कि बीजेपी से लड़ने के लिए उनको निकालना जरूरी सत्ता से। तो अब तो कांग्रेस को भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये बी टीम है, क्योंकि वो तो आप पे लगा रहे हैं जिस आरोप। दिन जनता ने डिसाइड कर लिया, पहले दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी थे, जिस दिन जनता ने डिसाइड कर लिया, पंजाब में अकाली और कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी अकाली, कभी सब थे। जिस दिन जनता डिसाइड कर लेगी, हमें अग्नि परीक्षा जनता ने मांगी, हमने दी, हम उसमें अग्नि परीक्षा पार करके आए हैं, जनता के सामने खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, बीजेपी के साथ हेड ऑन खड़े हैं, अपने देश के लिए खड़े हैं। जिस दिन जनता डिसाइड कर लेगी कि अब ये लोग तैयार हैं, अब देखिए वन साइडेड होगा देश में। और आम आदमी पार्टी जानी जाती है ऐसे डिसीजंस लाने के लिए जो कभी देश में पहले हुए ही नहीं। 70 में से 67 सीटें, फॉर हुम, फॉर नो, अपने विधायक का नाम नहीं पता था लोगों को कि किसको वोट डाल रहे, केवल अरविंद केजरीवाल के नाम। पंजाब में भी हुआ, एक मोबाइल की शॉप चलाने वाले, वो रिपेयर करने वाला विधायक टायर पंक्चर। हम्म। चंडीगढ़ के अंदर ढाबा चलाने वाला मेयर बन गया। आप सोचिए ना, जनता को अंडरमाइन मत करिए सर। ये जो विश्व गुरु, महामानव और ये सब इमेज बनाई जाती है ना हजारों करोड़ की, ये जनता यूं ओके थैंक यू बाय बाय बोल के बड़े बड़ों को घर बिठा देती है। नेवर अंडरमाइन द पावर ऑफ पीपल। बीजेपी की तैयारी है विकसित भारत 2047 तक। कोई बात नहीं, वो पहले 2022 तक कहते थे, 22 निकल गया तो 47 में से हम में से कितने लोग रहेंगे पता नहीं। 2047 तक की तैयारी विकसित भारत 2047 की नहीं, आप अभी की बात करो, 2026 की, आज की बात करो। आपने कितने युवाओं के 11 साल बर्बाद कर दिए। फिर आप युवाओं को इजराइल भेज के आप बोलते हैं हम युवाओं को देखो फॉरेन कंट्री भेज रहे हैं। इजराइल में मजदूर बनने के लिए सरकार ने भेज दिया और बता रहे हैं वी आर सेंडिंग यूथ टू अब्रॉड फॉर वर्क। पता क्या लगा क्या वर्क है, वहां मजदूरी करनी है। ये सरकार है हमारी। कह रहे पकोड़े तोलो, कितना बढ़िया काम है, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। आजकल तो पकोड़े वालों की भी फ्रेंचाइजी होगी है। चाय वालों की फ्रेंचाइजी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीएचडी करा हुआ है उसको आप प्यून की लाइन में लगा रहे हैं। नो जॉब इज स्मॉलर, लेकिन जिसने पीएचडी करी है वो प्यून के लिए तो नहीं करी। अभी एक वीडियो सामने आया था ना यूपी का, जो उस पे नीचे बैठ के पेपर दे रहे थे, 8000 कितने लोगों ने पेपर दिया उसके लिए। छोटी सी, मुझे लगता है शायद डी ग्रेड की शायद कोई पोस्ट थी जिसके लिए वीडियो सामने आए थे। बताइए, ये हम जनता के पास पहुंचाएंगे तो जिस दिन जनता, दीपक जी, रियलाइज कर लेगी कि अब हो गया, अब जो इन्होंने झूठे सपने दिखाए थे वो हो गए, वी हैव गिवन इनफ टाइम, बहुत समय दे दिया, अब इट कैन नॉट बी फॉर एवर। कहीं ना कहीं तो आपको ग्राउंड पे डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। लोग वीडियो से, पीआर से नहीं इंप्रेस होते ज़्यादा। हाँ, आप एक समय के लिए एक उनको कर सकते हैं ब्रेन वॉश, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब उसके घर में बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, गंदा पानी आ रहा है, सड़क टूटी हुई है, व्हेन ही इज लिविंग इन हेल, तो वो खुद ये रियलाइज करेगा और ये बोलेगा कि मेरे को झूठ परोसा गया था। अब ऐसे लोगों को लाओ जो काम करना चाहते हैं, और काम करने के लिए देश में एक ही ऑल्टरनेटिव है। ईमानदारी से अगर आप काम कराना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल इज द ओनली ऑल्टरनेटिव राइट नाउ इन द कंट्री। एक और नेता मुझे आप बता दीजिए जो केवल काम की बात। आप अगर देखते हैं इतने सारे नेताओं को, कोई ईमानदार नहीं लगता आपको? सर, ईमानदारी नॉट ईमानदारी की बात नहीं है। ईमानदार नेता बहुत हैं पूरे देश में। पॉलिटिकल विल और डिलीवरी की बात है। उन लोगों ने ये शायद डिसाइड कर लिया है कि अगर सत्ता में बने रहना है तो बीजेपी कांग्रेस इज द ओनली वे। ऐसे ही लड़ना पड़ेगा आपको ऐसी राजनीति करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसने देश के सामने एक नया तरीका रखा है राजनीति का, कि अगर हमने काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए, अगर हमने नहीं किया तो मत देना। फॉरगेट अबाउट हु, कौन एमपी है, कौन एमएलए, भूल जाओ। अगर हमारा काम आपको टच किया है, अगर हमने आपके लिए कुछ किया है, अगर आपके घर में फ्री बिजली आती है, आपका थोड़ा हेल्प हुआ है, अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे, अगर आपके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक खुल गया जिसमें आपने खुद इलाज कराया जाके, अगर आपके घर में महिलाएं फ्री बस की सर्विस कर रही हैं, फ्री बस में ट्रैवल कर रही हैं, तो हमें वोट देना। अगर नहीं हमने किया तो मत देना। ये राजनीति जिस दिन पॉपुलर हो जाएगी, जो कि क्लियरली हो रही है, 10 साल में एक पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बन जाना
किसी चमत्कार से कम नहीं है दीपक जी। हमारे देश में 150 करोड़ का देश है हमारा, हजारों पार्टियां बनी, हजारों पार्टियां खत्म हो गई। इकलौती ऐसी पार्टी जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो क्लियरली वी आर टचिंग पीपल्स लाइफ। और जिस दिन लोग डिसाइड कर लेंगे, हमें हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि पूरे देश में संगठन बनाना। राजनीति के जितने भी लोग हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वो बेचारे वेट करते हैं कि एक बात सच होते देख लें यार अपने जीवन में, क्योंकि बहुत सारे नेता अपने बयान देकर पलट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, बिना किसी नेता का नाम लिए, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि अगर ये हो गया तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, कोई नहीं संन्यास ले लूंगा। आज तक एक उदाहरण नहीं हुआ कि कभी किसी ने कह दिया कि अगर ये नहीं हुआ तो कुर्सी छोड़ दूंगा। कुर्सी छोड़ना तो दूर, उठाना पड़ता है कि उठ जा, नहीं तो उठवा देंगे। राजनीति आज तक एक आदमी, एक उदाहरण मुझे याद नहीं आया कि किसी ने कहा जी कि ये हो गया तो मैं याद दिलाता हूं आपको प्लीज। राजनीति में सिटिंग मुख्यमंत्री ने अगर 2 बार हमारे देश में इस्तीफा दिया है। पहली बार जब हमने कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार बनाई थी, एंड हमने देख लिया था कांग्रेस जो है वो काम नहीं करने दे रही, फुल मैंडेट चाहिए, हमने इस्तीफा, अरविंद जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और दूसरी बार जब इन्होंने झूठा आरोप लगाया, जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने फिर भी इस्तीफा दे दिया कि मैं जब तक पाक साफ होकर बाहर नहीं निकलूंगा, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब मेरे ऊपर से सारे चार्जेस हटेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने सत्ता को दिया, नहीं तो ये लोगों के ऊपर आप ये लगाते रहो आरोप, ये जिंदगी भर कुर्सी से चिपक के जो है लड़ते रहते हैं, क्योंकि इनके लिए कुर्सी इंपॉर्टेंट है। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। कुर्सी तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, किसी के लिए भी, किसी भी नेता के लिए, क्योंकि आप उस अथॉरिटेटिव पोजीशन में होने चाहिए जो आप काम करवाना चाहते हो वो काम करा सको, क्योंकि आप अथॉरिटी में नहीं हो। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अगर एक बस भी नहीं लॉन्च करना चाहे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो उनके दायरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अथॉरिटी इसलिए चाहिए कि अथॉरिटी किसी भी आदमी के लिए, बी इट एनीवन, तो उसके लिए अथॉरिटी इसलिए चाहिए कि वो उस कुर्सी में बैठा हो जिसकी कुर्सी की कलम से वो काम किया जा सके। देश में सर यही दुर्भाग्य है कि नेता जो हैं जब एक बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो वो अपनी 7 पुश्तों का सोचने लग जाते हैं कि ये बस कुर्सी ना जाए इस घर से, मेरे बाद मेरा बेटा बैठ जाए, उसके बाद उसका बेटा बैठ जाए। जिस दिन इस कुर्सी का मोह खत्म हो जाएगा नेताओं के मन में कि यार मेरी जिंदगी के यही 5 साल हैं, ये मेरी जिंदगी के लास्ट 5 साल हैं, इस 5 साल में अगर मैं कुछ देश के लिए कर सकता हूं तो करके दिखा दूं, चाहे आगे मुझे कुर्सी है नहीं है मुझे मेरे पास एक सुझाव है इसका, ऑन अ लाइटर नोट। जब नेता ना उठना चाहे तो वो कुर्सी उनके घर भिजवा दो कि कुर्सी घर ले जाओ, बैठे रहो इस पे बैठे रहो, लोगों को आने दो, कुर्सी आप घर ले जाओ अपने। पॉलिटिकल गेम हमारे देश की सर बहुत खराब हो चुकी है, डीपली इसके ऊपर दीमक लग चुकी है, सिस्टम सड़ चुके हैं, फाइल्स हिलती नहीं है। आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, क्या बिना रिश्वत दिए आपका काम हो सकता है? और जो रिश्वत लेने वाला है वो कह रहा है कि मैं अकेला थोड़ी खा रहा हूं, ऊपर तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है। और लोग रिश्वत भी भर रहे हैं और विश्वगुरु भी मान रहे हैं। किसी एक जगह तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमारे देश को भ्रष्टाचार ने खा लिया, नेताओं ने खा लिया, कॉरपोरेशन में हजारों करोड़ रुपए वो झाड़ू करकट पे खर्च हो जाते हैं, लेकिन झाड़ू लगता नहीं है कभी। सैकड़ों करोड़ रुपए की झाड़ू आती है, देश की किसी कॉरपोरेशन को उठा लो आप, लेकिन झाड़ू लगता हुआ नहीं मिलेगा आपको। मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है, मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो शुरुआत में उन्होंने जब ये झाड़ू वाला और सफाई वाला कैंपेन शुरू किया था, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती होती है, कि 2020 में मैं पूरे देश को स्वच्छ भारत में तब्दील बोला। मुझे लगता है उसको बीते हुए 6 साल हो गए शायद, उस बात को भी 2014 में सफाई, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, 2014 में सफाई कैंपेन शुरू हुआ था, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया दीपक जी। स्मार्ट सिटी 100 बननी थी, हजारों करोड़ रुपए। आप मुझे देश में एक स्मार्ट सिटी दिखा दो। एक स्मार्ट सिटी बन रही है ढोलेरा, पूरे हिंदुस्तान के लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसमें क्या हो रहा है। मतलब आप जिसने कभी गुजरात की तरफ रुख भी नहीं किया, वो शायद किसी हरियाणा किसी के भी कोने से, छोटे से गांव से भी है, वो भी ढोलेरा की बात कर रहा है कि वहाँ चलना है ढोलेरा जाना। मुझे तो समझ नहीं आया कि वहाँ ढोलेरा में ऐसा क्या बन रहा है कि जिसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग वहाँ जा रहे हैं। आपने बन रही है स्मार्ट सिटी। आपने सर, आप गए ढोलेरा? ना मैं नहीं गया। कुछ मैं गुजरात चुनाव में गया हूँ। कुछ लिया आपने भी वहाँ, कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी? बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है ढोलेरा का। मैं गुजरात चुनाव में 2 महीने गुजरात में रहा था जब हमारी पार्टी लड़ रही थी। जो इमेज मैंने गुजरात की देखी है, गुजरात इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड स्टेट
ऑफ इंडिया। आप लेकिन मानेंगे मोदी इस जी बात तो को? 3 बार मुख्यमंत्री उसमें, और वो मॉडल पूरे देश में लागू करने सुनिए, जब हम प्रचार करने जाते थे ना वहाँ, तो वहाँ के लोकल्स जो है वो हमें किसी भी पार्टी को, कांग्रेस को या बीजेपी को, गली में जो है निकलते थे ना तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। हमें लगा कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा? बीजेपी की पॉपुलैरिटी क्या है? एक दिन हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ। बाद में हमें लोकल्स ने बताया कि अगर हमें किसी और पार्टी से बात करते हुए भी देख लेंगे ना यहाँ पे, तो हमें जेल में डाल देंगे पुलिस वाले। ऐसे सरकार बनाई है आपने 3 साल, आपने 30 साल से वहां की एक जनरेशन को, 30 साल में एक जनरेशन हो जाती है पूरी। 30 साल लड़का जो है 30 साल का, इट्स नॉट इवन यूथ नाउ। उस 30 साल के बच्चे ने आज तक विपक्ष देखा ही नहीं वहां। आप सोचिए, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन कंट्री। विपक्ष को खत्म कर देना, लोगों के मन में डर बिठाना। गुजरात में हम लोग फिर एक बार के बाद जब हमने लोगों के साथ सभाएं करनी शुरू करी, जब थोड़ा माहौल बनना शुरू हुआ, तो माहौल बनने के बाद लोग थोड़े थोड़े बाहर आने लगे, हमारा झंडा उठाने लगे। तब जाके 2 सीटें आई, 5 सीटें आई, 5 सीटें, सॉरी 5 सीटें गुजरात में। जब हम, सर ये अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो गुजरात में 5 सीटें हैं। क्योंकि बीजेपी को ये पता लग गया कि अगर ये, हमें तो लगता है कि सिर्फ 5 सीटें हैं, 5 सीटें से क्या होता है। बीजेपी के गढ़ में जाके, जहां पे बीजेपी कहती है कि हमारा खुला राज चलता है, सड़क पे बीजेपी की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के चलती हैं वहां, जहां पे ये लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के अलावा गुजरात में कोई एंट्री नहीं कर सकता, इनके गढ़ में, शेर के मुंह में जाके 5 सीटें अरविंद केजरीवाल निकाल के लाए, जब उसको जेल में डाला। कांग्रेस से बढ़िया चल रही थी, कांग्रेस और बीजेपी वहां एक ही है। कभी वो नेता बीजेपी से लड़ लेता है, कभी वही नेता कांग्रेस से लड़ लेता है। बीजेपी से जीतेगा तो बीजेपी का ही है, कांग्रेस से जीतेगा तो भी बीजेपी को समर्थन है, बस नाम रहेगा कांग्रेस है। मिल बांट के इनका चल रहा था बढ़िया। कहते भी है ना शायद बीजेपी के पास तो एक वॉशिंग मशीन भी है ना, शायद कोई वो नेता धुल भुल जाते हैं उसमें, कुछ है ना उनके पास? पूरे एक है ना उनके पास कोई पूरे देश में आप देख लीजिए, एंड इट्स अ सीरियस इशू। वॉशिंग मशीन भी है उनके पास। इट्स अ सीरियस इशू। आप एक दिन पहले सब जिसके रैली में आप कह रहे हैं 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, अगले दिन आप उसको अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक दिन पहले आप कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, इसने सिंचाई घोटाला कर दिया, अगले दिन आप उसको पार्टी ज्वाइन करके अपना ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक दिन आप कह रहे हैं कि इसने ये घोटाला कर दिया, इसने आदर्श घोटाला कर दिया, 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, अगले दिन आप उसको अपना राज्यसभा सांसद बना रहे हैं। इसी के लिए निवान जी सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश के अंदर राइट टू रिकॉल की, क्योंकि जब नेता ऐसे करते हैं तो नेता सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। उस पब्लिक का क्या, जिसने सोचा यार ये 1 साल पहले तक बीजेपी को गालियां दे रहा था। मेरे पास आज ऐसे अनंत उदाहरण है जिन्होंने मोदी जी को पब्लिकली, वो इस समय बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, पब्लिकली उन्होंने कहा है कि चौकीदारी चोर है। पब्लिकली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद बने हुए हैं आज। देखिए, तो आज जनता क्या सोचेगी कि यार ये कल तक जो बात, अब इनमें से बात सच कौन सी है? जो ये पहले कह रहा था वो सच था, या आज ये कह रहा है कि यही भगवान है? सच क्या है? इसको तय कैसे किया जाए? आखिर जनता क्या करे? तो प्रॉब्लम सिर्फ नेता, राजनीति के अंदर एक और सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। आज एक आदमी आपके पास आके सपने दिखा के चला गया कि मैं इस पार्टी जाऊंगा, तो आपके, अगर वो नहीं जीता तो कल वो दूसरी पार्टी के गुणगान गा रहा है, तो लोग भूल जाते हैं, लोग फिर उसको वोट दे रहे हैं। तो लोगों की याददाश्त, जब जनता खुद के साथ ही छलावा करती है तो फिर क्या करोगे आप? मैं तो आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि जनता जब खुद के साथ ही छलावा कर देगी। देखिए, मैं बीइंग एन आम आदमी पार्टी कह सकता हूं, हमारे सारे नेताओं को इनडेफिनेट टाइम के लिए जेल में डाल दिया। कोर्ट ने कहा था कि आप इनडेफिनेट टाइम के लिए बिना किसी आरोपों के, बिना किसी सबूत के नेताओं को, सिटिंग डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर को जेल में नहीं रख सकते, आपको सबूत देने पड़ेंगे इनडेफिनेट। इनका ओनली पर्पस था कि जैसे दूसरी पार्टियों के साथ ही करते हैं, लीडर कहते हैं कि यार क्यों मैं अपना लाइफ खराब कर रहा हूँ, छोड़ ना, बीजेपी में बड़ा पद मिल रहा है, ट्रांसफर हो जाओ, अपनी जिंदगी तो सेटल्ड है ना। लोग 1 महीना गाली निकालेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, हम सेटल्ड। केवल देश में आम आदमी पार्टी है जिसके एक भी नेता ने घुटने नहीं टेके। आप सोचिए, कुछ तो डिफरेंस है। हमारा एक भी नेता उस दौरान बीजेपी में नहीं गया। जेल में जाना मंजूर था, लड़ते रहना मंजूर था,
लेकिन एथिक्स के खिलाफ समझौता मंजूर नहीं था। आज देश के सामने ये नैरेटिव, क्योंकि देश के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस है। आप, एक वो कहानी है कि आप जो 33 नंबर लाने वाला बच्चा होता है ना, जो 33 नंबर लाता है, वो सारे होशियार बच्चों को अपने घर पे नहीं बताता। वो घर पे बताता है वो 10 नंबर लाने वाला बच्चा कि पापा उससे मार कम पड़े, उसके 10 आए हैं, मैं पास हो गया 33 नंबर आया जी। तो वो राहुल गांधी वो 10 नंबर लाने वाला बच्चा है, जिसके सामने मोदी जी खुद को इंटेलिजेंट दिखाते हैं। देखो, इससे बेहतर तो मैं ही हूं। बीजेपी को सूट करता है कांग्रेस को अपने सामने रखना, बिकॉज कांग्रेस इज वेरी वीक, बहुत कमजोर है कांग्रेस। कांग्रेस कैन नॉट बीट बीजेपी, नहीं बीट कर सकती, क्योंकि बीजेपी 365 दिन चुनाव लड़ने में व्यस्त है, टॉप लीडरशिप। और राहुल गांधी जी को हर 15 दिन में, एक महीने में एक ब्रेक चाहिए, इंटरनेशनल ब्रेक। बीजेपी के सामने आपको ऐसा ही लड़ने वाला नेता चाहिए। पहले तो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, बता के जाते थे कहां जा रहे हैं। नहीं, मैं तो हमारे लिए इंडिया अलायंस ही दीपक जी आई ओपनर था, आई ओपनर था। When you personally deal with a person। आज आप ऑन कैमरा बोलेंगे कि दोबारा लगता है अगर सपोज कभी कोई ऐसी स्थिति फिर आ जाए, फिर कभी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे? मैंने आपको क्लियरली बताया, ये जनता को डिसाइड करना है। जनता अगर हमारे जैसे लोगों को मेन स्ट्रीम लाना चाहती है, पढ़े लिखे लोगों को। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट करने से पहले। आज अगर आपको एक प्यून लगना है, आज अगर आपको एक छोटा सा डेटा एंट्री ऑपरेटर लगना है, तो आपको 10 एग्जाम देने पड़ते हैं। आपको एमपी एमएलए लगना तो कोई एग्जाम नहीं है, किसी भी अनपढ़ को उठा के एमपी एमएलए बना दो। क्यों एग्जाम नहीं होना चाहिए लीडर्स का? कि इसकी इंटेलेक्चुअलिज्म तो देखें, इसका देखें तो सही है क्या जानता है। आप चुनने से पहले देखिए पढ़े लिखे लोगों को। आज अगर हमारे देश की जनता चाहेगी कि पढ़े लिखे लोग सामने आए, बीजेपी के सामने आए, ये बीजेपी से लड़ सकते हैं, ये डरते नहीं हैं बीजेपी से, ये झुकेंगे नहीं, ये जीतने के बाद कांग्रेस की तरह बीजेपी में जाके मिल नहीं जाएंगे। गोवा में क्या हुआ? कांग्रेस जीती, सरकार बीजेपी की बनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, सरकार बीजेपी की बनी। राजस्थान में कांग्रेस जीती, सरकार बीजेपी की बनी। आप आम आदमी पार्टी का एक ऐसा एग्जाम्पल दो। हमारे चाहे 2 एमएलए जीते, आज विपक्ष में बैठे हैं गोवा में। हमारे चाहे 5 एमएलए नेता हुआ करते थे, वो बीच बीच में, क्योंकि वो उनकी छवि बदलती रहती, कभी वो कवि हो जाते हैं, कभी वो कथाएं भी करते हैं, और काफ़ी कुछ है। आम आदमी पार्टी से शुरुआत की राजनीतिक करियर की। अरविंद केजरीवाल जी के साथ विशेष प्यार रखते हैं वो, तो बीच बीच में उनके बयान आते रहते हैं। कुमार विश्वास जी, तो क्या कहना चाहें कुमार विश्वास जी का? उनकी भी आजकल अच्छा घनिष्ठता है। मैंने आपको ये बताया ना सर, अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी पावर क्या है कि वो लोग अरविंद केजरीवाल जी के पीछे खड़े हैं जिनको अपना लिए नाम चाहिए ही नहीं। वो आर इंटेलिजेंट, वो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, और जो लोग सेल्फ फोकस्ड हैं, वो इंडिविजुअली क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुमार विश्वास जी का तो यही आरोप था अरविंद जी का कि वो आत्ममुग्ध इंसान है, उनको सब कुछ अपने हाथ में चाहिए, और उनको लगता है कि अगर कोई भी आदमी, कोई और इंटेलेक्चुअल आदमी है, अलग थॉट प्रोसेस का आदमी है, कुछ भी अगर थोड़ा अपना नैरेटिव देना चाहता है, तो उनको लगता है यार ये मेरी लाइन से अलग जाके कैसे चल सकता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, शायद तभी वो पार्टी में नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मैं तो बहुत छोटा सा वॉलंटियर हूँ, लास्ट लाइन में स्टैंडिंग हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अरविंद जी कुछ बोलते हैं तो मुझे बोल रहे हैं। मुझे तो नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चर्चा होती है कभी पार्टी में कुमार विश्वास को लेकर? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। आम आदमी पार्टी इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट अ मूवमेंट। लेकिन वो जो बात करते हैं होती नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद राजनीति है ही नहीं। अरे उसने क्या कहा, अरे उसने क्या कहा, बात ही नहीं। अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट प्रोफेशनल लीडर आई हैव एवर मेट। आधा सेकंड अरविंद केजरीवाल जी जब बैठते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सामने सैकड़ों पेपर्स होते हैं, एंड ही इज वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स। वो नेता है जो आप, अगर आपके साथ बैठा है तो बिना किसी एक सेकंड के भी समय गवाए, ही विल स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट द इशू एंड he'll रीच ऑन कंक्लूजन, सॉल्यूशन ड्रिवन नेता है, प्रोफेशनल नेता है। इधर उधर की बातें, हंसी मजाक, ये वो, उसने ये कहा, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए चलते चलते निवान जी, बस एक बिफोर साइनिंग ऑफ, पंजाब चुनाव अगले साल आ रहे हैं। पंजाब में आपने, क्योंकि आप रहे भी हैं, क्या लगता है पंजाब के अंदर उसी थंपिंग मेजोरिटी के साथ पंजाब में भगवंत मान सरकार
आने जा रही है वापस, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, या आपको लगता है कि इस बार कुछ चैलेंज पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए होने वाला है या सिनेरियो बदलेगा? पिछली बार से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी। उसका रीज़न क्या है? पंजाब ने कभी पार्टियों को डिलीवर करते देखा ही नहीं था। हमने कहा हम बिजली मुफ्त करेंगे, आज 90% घरों में बिजली मुफ्त आती है वहाँ। हमने कहा हम स्कूल्स बनाएंगे, आज स्कूल ऑफ एमिनेंस एंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वहाँ चल रहे हैं। हमने कहा हम अस्पताल बनाएंगे, आज वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। हमने कहा हम ट्रांसपोर्टेशन को सही करेंगे, हमने करके दिखाया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वहाँ बेहतर बनाया। हमने कहा वहाँ सड़क बनाएंगे तो 20,000 किलोमीटर की सड़कें वहाँ बन चुकी हैं। अभी अपनी रसोई भी लॉन्च किया 1 फरवरी से, और 1 अप्रैल से करना। हमने जो वादे किए पंजाब की जनता को, हम उन वादों पे ही चुनाव लड़ेंगे। और शायद यही रीजन है कि जितने बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सब में आम आदमी पार्टी जीत रही है, और ऐसी ऐसी जगह जीत रही है जहां हम पहले भी नहीं जीते थे। अभी सरपंची के चुनाव में हमने ऐसी ऐसी जगहों पे सरपंच अपने बनाए हैं जहां पे हमने कभी एक एमएलए भी नहीं जीता। पीपल वांट अस देयर, पीपल आर फेड अप ऑफ जो ट्रेडिशनल आपकी पॉलिटिक्स है, उसको गाली निकाल देना, उस नेता को उसने गाली निकाल दी, उस नेता को उसने गाली निकाल दी, इन दोनों की राइवलरी चल रही है, उसी के पीछे भागते रहो। मतलब 117 टोटल सीटें हैं, पिछली बार 96 थी शायद, तो आप सुपड़ा साफ करके मानेंगे सब? हमारा जनता को केवल यही है कमिटमेंट कि अगर आप हमें मौका देंगे, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें लड़ना भिड़ना, हमें गाली गलौज करना नहीं आता है, हमें काम दोगे, हम ऑफिस की चेयर पे बैठ के आपके एम्प्लॉय की तरह बैठ के काम करेंगे। हमारे लिए नेता नहीं है, हमारे लिए वो एम्प्लॉय है जिसको जनता ने अपना काम करने के लिए रखा है। मेरे हाथ में अगर 10,000 करोड़ रुपए का बजट है जनता के लिए, तो मैं उसका एम्प्लॉय हूं, मैं उस 10,000 करोड़ का मालिक नहीं बन गया। ये नेता उस 10,000 करोड़ का मालिक बन के बैठ जाते हैं। ये डिफरेंस है। हमें कहीं भी जनता मौका देगी, देश के किसी भी कोने में मौका देगी। हमें गोवा में 2 एमएलए जिताए हैं, तो उन 2 एमएलए की रिपोर्ट कार्ड हम वहां के गोवा में रखते हैं जनता के बीच में कि मेरे को आज 5 करोड़ रुपए मैंने यहां खर्च किए, आप जाके चेक करो। अगर मेरे में कोई कमी है तो मेरे मुंह पे आके बोलो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका एम्प्लॉय हूं, मैं आपका सर्वेंट हूं, मेरा काम है आपको गवर्नेंस देना, मेरा काम नेतागिरी करना नहीं है। ऐसे लोगों को अगर आपको सत्ता में लाना है तो हमें लेकर आओ, और हम आपको करके दिखाएंगे वो चीज जो 70 साल में नहीं हुई है देश में। शिक्षा पे रेवोल्यूशन करके दिखाएंगे। हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा अस्पताल बना के दिखाएंगे ताकि आपको एम्स ना भागना पड़े आधी रात को। हम आपको सड़कें आपकी वर्ल्ड क्लास बना के दिखाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। हम आपको स्वच्छ भारत करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी टीम उन लोगों की है जो देश में बदलाव लाना चाहते हैं, जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिन्होंने बेहतर सिस्टम्स देखे हैं, और वो जानते हैं, उन्होंने बेहतर सिस्टम्स में काम किया है, वो जानते हैं उन सिस्टम्स को इंडिया में इंप्लीमेंट कैसे आपने बार बार सब सारी चीज़ों की बात की कि वो बदलाव लाएंगे, वो अपनी अच्छी बात की। तो एक बात याद है कि बार बार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी लगभग 10-11 साल मुख्यमंत्री रहे, जो 2 टर्म के, तो एक बार लगता था जब पहली बार बने तो उन्होंने कहा मुझे 5 साल और दे तो मैं यमुना इस बार पूरी साफ कर दूंगा, बट वो हुई नहीं। लोगों ने मौका दिया था। अब मैं आपको इसकी भी टेक्निकलिटी, कैसे इसको पॉलिटिसाइज किया गया। हमने 5 साल मांगे थे यमुना साफ करने के लिए, उसमें 2 साल कोविड आ गया सर। 2 साल के लिए उसमें हम कुछ नहीं कर पाए। 3 साल कम थे, 3 साल बाकी मिले। 3 साल में से 3 साल में से 2 साल जिनकी यमुना साफ करने की मंत्रालय था, सत्येंद्र जैन जी, 2 साल उनको जेल में रखा। फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। फिर 6 महीने अरविंद केजरीवाल, हमें इन्होंने दिल्ली में ऐसा उलझाया। ये सारा पार्ट ऑफ सरकार ने तो ऑर्डर पास करना था, कर्मचारियों ने सारे ऑर्डर पास हैं, वो एलजी के पास पड़े हैं। केवल शीश महल की फाइल पास हुई, बाकी और कोई फाइल आगे नहीं बढ़ी। सारी फाइलें आज भी वही हैं। 4,000 से ज्यादा फाइलों की जांच हुई है सर हमारी, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं निकला। आज ये लोगों को गंदा पानी पिलाने के वो यमुना का सीवर वाला पानी पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने यमुना साफ कर दी। केमिकल वाला पानी, हम लोग ऐसे नहीं थे, हमने नहीं की थी तो हम, ताकि लोग बीमार ना हो, हम लोगों को बताते थे कि साफ नहीं है, आप मत पीजिए। हम ऐसे नहीं है कि हम बोल दें केमिकल डाल के और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि हमने साफ कर दी। आप ही के पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी से भी पूछा था मैंने, कहा ये इतना केमिकल वगैरह पानी आता कहाँ से? कहते ये हरियाणा के साथ जो लगे हुई फैक्ट्रियाँ हैं उनसे आता है। तो मैंने कहा जी एक बात था, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपकी सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि केमिकल युक्त पानी यहाँ से आ रहा है, रोकने के लिए कौन रोक रहा था? वो स्टॉपिंग यू। आप जाके उनको नोटिस इशू कराओगे, भैया तुम्हारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी यमुना के अंदर जा रहा है, केमिकल युक्त पानी जा रहा है, खराब कर रहा है, उसको रोको, अदरवाइज उन पे कार्रवाई करो। हजारों लेटर्स लिखे हैं हमने दिल्ली सरकार ने, हमें जवाब नहीं आता था सर। हरियाणा को ऑन रिकॉर्ड है, हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे गोपाल राय जी लगातार लेटर्स लिखते थे। हम एज अ पार्टी
एज अ सरकार लेटर लिख के बता सकते हैं आपको कि यहाँ से इसका आ रहा है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। नहीं किया इन लोगों ने। अब तो इनकी सरकार है, अब वो बंद करा दें। अब तो लेटर लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब तो क्रूज चलने वाला है। अब यमुना में क्रूज क्या है, अब क्रूज क्या चलने है की तैयारी कि है। केवल पीआर मैनेजमेंट, नकली घाट बना दिया आपने। यमुना को साफ दिखाने के लिए नकली घाट बना दिया। आप देखिए वो तो सिर्फ एक छठ की पूजा के लिए आप करा। देखिए झूठ, देखिए सर, हर चीज में झूठ है। बीजेपी इज झूठ, बीजेपी का अस्तित्व झूठ है। यमुना घाट बना दिया, झूठ। और आपने उतने ही एरिया में पूरे देश के मीडिया को बुला के साफ पानी में पैर लहरा रहे हैं और वो कर रहे हैं, यमुना साफ हो गई। एक क्रूज चला दोगे आप, अब बस वो क्रूज के विजुअल पूरे देश में भेज देंगे। लेकिन अगर यमुना साफ हो जाए और क्रूज चलेगा तो चलेंगे आप साथ? सर मैं ये चलना चाहेंगे क्रूज पे? आप सुनिए, बीजेपी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? 42,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे साफ करने में उड़ा चुके हैं लोग। आज गंगा जी साफ है? अभी एक इंटरनेशनल बीबीसी रिपोर्ट थी जो ये बताती थी कि गंगा जी का पानी जो है वो अगर आप पीते हैं तो आप बहुत सीरियसली बीमार हो सकते हैं, मृत्यु तक हो सकती है। 42,000 करोड़ रुपए लगे हैं उस पर। ये बड़े बड़े इन्होंने पीआर करके काम खत्म। 42,000 करोड़ में से आप 1,000 करोड़ की पीआर कर दो कि गंगा जी साफ हो गई, लोग मान लेंगे। बाकी 41,000 करोड़ रुपए खा जाओ। तो थोड़े टिप्स आप पार्टी भी ले लीजिए ना, क्या कि हमें भी थोड़ा थोड़ा करना है यार, कुछ हम भी कर दें। सर हमें नहीं करना। हमें जिस दिन काम आपको करने नहीं दे रहे, जिस दिन ये आपको आता नहीं। सर जिस दिन हमें 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का करना पड़ेगा ना, उस दिन सबसे पहले अगर राजनीति से बाहर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। आई हैव कन्विक्शन। राजनीति के अंदर हम अपने देश को बदलने आए हैं। पैसा कमाना था तो जिन पदों पे हम रहे हैं वहां से ज्यादा पैसा और वहां से लग्जूरियस लाइफ नहीं कमा सकते आप। विदेशों में लग्जरी विलास मिलते थे रुकने के लिए, लग्जरी गाड़ियां पिकअप करने आती थी। देखिए इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ निवान जी कि एक IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ लड़का, एक यूनेस्को में वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, और एक ट्रेट मैंने आपको शायद बतानी, यू आर अ वेरी मल्टी टैलेंटेड सिंगर ऑल्सो। बहुत खूबसूरत गाते हैं और आपके वीडियोस देखे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो लोग नहीं जानते निवान जी को, वैसे तो सभी लोग परिचित होंगे बट नहीं जानते, तो ज़रूर जाइएगा, इनके सॉन्ग्स भी आपको मिल जाएंगे और वो भी पसंद कीजिएगा। और राजनीति के अंदर, और इस बात के लिए मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करूँगा कि निवान जी की जेन्युइनली आप शायद जो चीज़ें सुविधाएं सारी चीज़ थी, और शायद आज के यूथ को वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेविश एंड एवरीथिंग। यू हैड एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड आई थिंक स्टिल यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू गॉट एवरीथिंग, बट उसके बावजूद भी आपने तरजीह दी देश की राजनीति में आके सेवा का एक ऐसा माध्यम चुनने की कि जिसके अंदर आपको लगता है कि चैलेंज बड़ा है, जिसके अंदर आपको लगता है ऑब्स्टिकल्स हैं, बट स्टिल विल फाइट इट आउट। सो फॉर दिस करेज आई विल अपलॉड योर करेज ऑल्सो एंड अप्रिशिएट योर करेज ऑल्सो, बिकॉज राजनीति में बार बार हम सुनने को मिलता है कि यार अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो अच्छे लोग अपने आप नहीं आएंगे, अच्छे लोगों के लिए उदाहरण बनना पड़ता है। और उदाहरण बनने के लिए अगर निवान शर्मा उदाहरण बने तो बड़ी अच्छी बात है। और भी जो यूथ है, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मुझे लगता है उन लोगों को भी आना चाहिए। अगर वाकई में उनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है और उनको लगता है कि इस चैलेंज को लेने का भी स्वीकार है कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, बिल्कुल, और आप उसके लिए तैयार हो, तो राजनीति में आपका स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी के पीछे मत भागिए, ये राजनीतिक पार्टी हैं। देश में अगर आप गवर्नेंस चाहते हैं तो एक ही ऑल्टरनेटिव है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ओनली अरविंद केजरीवाल इज द ऑल्टरनेटिव फॉर गवर्नेंस। वो ही है जो आपकी शिक्षा की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे और देश की बात करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे। बाकी सब चाहे भाषण दे देंगे और गायब हो जाएंगे 5 साल के लिए। ये लोग अकाउंटेबिलिटी लेंगे और अगले चुनाव में आने से पहले आपसे कहेंगे अगर मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो नहीं। अगर आपको देश में सुधार लाना है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ ऑब्जर्वेशन रखिए। आप देश के किसी भी, चाहे आप उड़ीसा में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, कीप एन आई ऑन अरविंद केजरीवाल की वो क्या कर रहे हैं। अगर किसी दिन आपको मौका मिलेगा अपने स्टेट में उनको करने का तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे स्टेट्स में करके दिखाया। चलिए, बहुत शुभकामनाएं निवान जी आपके लिए। अरविंद जी बाहर आए हैं, पार्टी का जोश आई है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी स्वस्थ राजनीति करते हुए जो आपकी पार्टी प्रयास कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टी जहाँ जहाँ पर आप विपक्ष में है, पंजाब में आपकी सरकार है, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी राजनीति को, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी राजनीति करना। और राजनीति का मतलब है कि ऐसे कल्चर को बढ़ावा देना जिसमें युवा भी आना चाहे, उसका हिस्सा बनना चाहे और उसमें भाग लेना चाहे। तो उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, आपकी जो आने वाले समय के अंदर
जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, लोगों तक बात ले जाना चाहते हो, बात लेके जाओ, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप देश हित में, स्टेट हित में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी जरूर। हमारी बहुत शुभकामनाएं निवान जी आपके लिए भी, कि आप जैसे यूथ आज एक ऐसी पार्टी से जुड़ के इस अपनी सारी क्षमताओं के साथ अपना पूरा 100% राजनीति को देने के लिए, तो वी विश यू बेस्ट ऑफ योर जर्नी इनटू द पोलिटिकल फोर्टे ऑल्सो, और बहुत शुभकामनाएं आने वाले आपके जीवन के लिए। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक पर्सन, आपने बहुत चैनल्स पे देखा होगा, निवान शर्मा, अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो उनकी अभी उनको बरी किया गया कोर्ट से, उसको लेकर, राजनीति में लेकर क्या घटनाक्रम रहे, शराब नीति घोटाले को लेकर वो क्या रहा, पंजाब सरकार में लेकर आने वाले चुनाव में कैसे देखते हैं, बीजेपी के साथ किस किस तरह के घटनाक्रम रहे, ये सारे मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल के आने वाले समय के अंदर उनके जो राजनीतिक दृष्टिकोण या जो उनकी विजन है उसको लेकर ये पॉडकास्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी से वो सवाल भी हमने लिए निवान शर्मा के थ्रू जो लेने चाहिए, तो जनता के मन में था कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा क्यों बनी, या उन्होंने बैकडोर से बीजेपी की कहाँ मदद की कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। ये एवरीथिंग आपको इस इंटरव्यू में निष्पक्ष के अंदर आपको सब देखने को मिलेगा। और अगर हमारे लिए कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हमारे लिए सुझाव जरूर दीजिएगा, और कौन से गेस्ट के साथ, कैसी पॉलिटिकल पर्सन के साथ आप चाहेंगे कि हम उनको अपने स्टूडियो में बुलाएं और उनके साथ भी उनसे जनता की नुमाइंदगी करते हुए उनके सवालों का जवाब लें, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और निष्पक्ष को इसी तरह से आप अपना प्यार दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमें गाइड भी कीजिए। कुछ सवाल आपके पास हो, ऐसे लगता है कि कोई नेता है तो हमारे पास सवाल, तो वो भी जरूर भेजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया को देखने के लिए।